अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी काम की बात, कमाल काम की बात करता हूँ मैं। करें क्या मुझे वो ख्याल आया कि सारा प्रोग्राम हम कर देते हैं, लेकिन काम की बात आप यहाँ पर ये करते हैं थोड़ी सी छोटी सी। नहीं तो बाकी भी मेरे ख्याल में काम की बातें होती हैं। इसको कहते हैं वही काम की बात। बाकी जो है हम है वही इधर यहाँ पर बड़ी अहम काम की बात चिड़ी छक्का खेलते हैं वही हम उधर बैठ के काम की बात इधर होती है। चिड़ी छक्का भी काम की चीज होता है। आप स्पोर्ट्स को ऐसे आप ना अंडरमाइन ना करें। बिल्कुल सही है। नहीं, काम की बात यह है कि यहाँ पर जो काम की बात होती है ना वो अलग होती है, बिल्कुल यूनिक होती है वो, इसीलिए ठीक है। उसकी हेडिंग दी हुई होती है जो हेडिंग जरूरी। हाँ, हेडिंग ठीक है। अब जब काम की बात अब मैं आपके लिए नहीं लाया हूँ आज। बताएं क्या। जब दो लोग लड़ रहे हो तो आपका क्या फर्ज है? दरमियान में ना पड़े और गुत्थम गुत्था हो तो छुड़ाएं उनको, और कोशिश करें सिचुएशन देख के हैंडल करें। हाँ, वीडियो बना लें। हाँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जब दो लोग लड़ रहे हो तो आपका फर्ज ये है कि नीचे बैठ जाए। क्यों? पीछे वाले को भी तो नजर आए ना। अच्छा। वो भी तो देखे ना कि क्या हो रहा है यार। लोगों को यूं मुझे देखना पड़ता है। मेरी अप्रोच जो थी वो ज्यादा वाइडर थी। वीडियो बना के डाल दे, और क्या वीडियो बना के डाल दे। अल्लाह अकबर, सबको देखने दे। जब इस तरह की बातें करेंगे हम तो फिर काम की बात कहलाएगा ना ये सेगमेंट। बिल्कुल ये हमें जो बातें करनी है, नीचे बैठ जाए, वीडियो फैला दें, ऐसी बातें आप करेंगी शिफा तो लोग आपको भी जो है ना वो मुझे बाहर निकलेंगे अंडे टमाटर मारेंगे। अंडे टमाटर अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी बात अंडे और टमाटर दोनों महंगे हैं, ख्याल रखें। देखिए तफरी तो खैर अपनी जगह। हाँ। लेकिन अच्छी बातों का भी हमारे पास एक ज़ख़ीरा होता है जो कि बड़े बड़े मशहूर लोगों के अक़वाल हैं। और एक वाकई एक काम का जो कौल है मैं पढ़ रहा था कि जब तुम अपनी ज़िंदगी का कोई भी मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो तो फिर एक काम करो, वो ये कि उस मामले और अल्लाह ताला के दरमियान से हट जाए। फिर वो खुद डील कर लेगा। वो फिर वो जाने और उसका काम जाने, वो जो भी आपके लिए करेगा वो बेहतरीन करेगा। तो ये थी असल में काम की बात। वो तो तफरी तो खैर हमें करते ही रहते हैं, लेकिन असल काम की बात ये थी। अब आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं 60 सेकेंड्स। हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। इंतखाबात जब भी हों ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। शराइत पर अमल न किया गया तो आइंदा इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी, IMF की वार्निंग। सऊदीया के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को $1 अरब मुंतकिल कर दिए। जोब गैरिसन पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले फ़ौजी जवानों की तादाद 9 हो गई, 5 दहशतगर्द मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। हम कोई अमेज़ॉन नहीं, यूक्रेन की असलहे की बार बार दरख्वास्त पर बरतानिया का जवाब। जापान को 2030 तक IT के शोबे में 8 लाख कारकुनान की कमी का सामना। और 2023 से 2027 तक का अरसा दुनिया की तारीख़ का गर्म तरीन दौर रिकॉर्ड होगा, अक़वाम मुत्तहिदा का ख़दशा। जी ये था 60 सेकेंड न्यूज़। और अब ज़रा आपको मैं एक अलग दुनिया में लेकर चलता हूँ, खाने पीने की दुनिया। लेकिन खाने पीने की दुनिया ज़रा अलग तरीके से। अच्छा। फूड बट मॉडिफाइड फूड, बल्कि मॉडिफाइड भी क्या, जो पूरा असल लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब ये क्या होता है ये मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। आज की साइंस, ये मैं साइंस का पत्ता फेंक रहा हूँ आपके सामने, ठीक है जी। 26 जून सन 2000 को इंसान ने साइंसी तौर पर एक ऐसा हुनर दरियाफ्त किया था जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। बेसिकली उस दिन साइंसदानों ने ऐलान किया था कि उन्होंने जीन्स में छुपे कोड को पढ़ने की सलाहियत हासिल कर ली है। और उसके बाद सिर्फ 23 सालों में इस टेक्नोलॉजी ने हैरत अंगेज़ तरक्की की। किसी भी खुराक के DNA में तब्दीली करके उसमें इजाफी खुसूसियात पैदा करना, ये एक बड़ा मामूल बनता जा रहा है। और इसको बेसिकली जीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है बेसिकली। अच्छा, अब ये बेसिकली इसको आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ ना, आसान अल्फाज में समझाना पड़ेगा आपको तो मुझे, तो वो बेसिकली है कट पेस्ट है। ठीक है, कट एंड पेस्ट। ओके जी, कहीं से जीन्स का एक टुकड़ा कट किया, ग्राफ्टिंग सॉर्ट ऑफ चीज किसी जगह। ये क्या होता है?
ये मुझे समझाने निकले थे नाज़रीन। ग्राफ्टिंग बेसिकली वो होती है जब आपकी स्किन का टांग से, मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, या पौधों में भी ग्राफ्टिंग की जाती है कि पौधे की टहनी और ऊपर वाला जो सिरा है उसके दरमियान से आपने एक हिस्सा काटा, उसको कहीं और जाके आपने फिट किया और उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया, तो वो वैसे ही ग्रो करने लगेगा। इसी तरह टांग से आपने मिसाल के तौर पे गोश्त लिया, आपकी उंगली या कहीं कोई ऐसा है, रिकंस्ट्रक्शनल सर्जरीज में चेहरे की जल गया कोई, या एसिड गिर गया या कोई इस किस्म की, तो उसमें आपकी स्किन ऐसी पार्ट से ली जाती है जो कि आपके चेहरे पर लगाएं या कोई बर्न वगैरह पर लगाएं तो वो दोबारा से खुद को रीजेनरेट एक तरह से। तो नाज़रीन फिर आप तो जानते ही हैं ऐसे तो नहीं मुझे लोग शिफा यूजर्स ही कहते ये तो दुनिया में मैं डॉक्टर नहीं बनी, वरना तो क्या क्या मेरे इतने तो मेरे नाज़रीन। चलो ठीक है, चलो खैर कट पेस्ट बेसिकली कि आपने एक जगह से जीन लिया और दूसरी जगह पे आपने उस जीन को पेस्ट कर दिया, तो बेसिकली उसका डीएनए तब्दील हो जाता है। अच्छा, आप अमेरिका की जो 70% ग़िज़ाएँ हैं उसमें कम से कम एक अंसर ऐसा है कि जो कि जीनियाती तौर पर तब्दील होता है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की कंट्रोवर्सीज भी बहुत है। फ़वाइद देखें तो ये है कि भाई किसानों को ज़्यादा फसल मिल जाती है, वो कहते हैं कि जी उसमें सेहतमंद अज्जा हमने ज़्यादा डाल दिए हैं, बेमौसम की सब्जियाँ और फल तैयार कर लिए जाते हैं, कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है फसलों में, और कीड़े मार अद्वियात में ज़ाहिर कमी हो जाती है। इस तरह फिर ठंडे इलाकों की जो फसलें हैं वो गर्म इलाके में काश्त हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन नुकसानात की बात की जाए तो जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ का जीन चेंज करते हैं तो अब जैसे साइंस जो कंट्रोवर्सी असल चल रही है वो ये है कि जीन चेंज करके आपने उसका पेटेंट करवा लिया, तो अब खुराक जो है उसका पेटेंट आपके पास आ गया, उस कंपनी के पास आ गया, अब आपकी मर्जी के बगैर वो कोई खुराक वो उगा नहीं सकता, कोई और नहीं प्रोड्यूस कर सकता उसको। अच्छा, फिर मिसाल के तौर पर मैंने आपको जी आपने आम उगाया जेनेटिकली मॉडिफाइड, अब उस आम में गुठली नहीं होगी। हाँ। अब जब गुठली नहीं होगी तो ये आपका ही इजाद था जी, और आप ही उसके राइट्स के ओनर हैं। तो जो किसान है वो मुझसे वो बीज या गुठलियां खरीदेगा, वरना क्या होता है प्रोसेस कि किसान कोई फसल उगाता है, कुछ बीज वो अपने पास रख लेता है जो कि आगे इस्तेमाल करता है वो, तो उसकी वो एक साइकिल चलती रहती है। यहाँ पर वो साइकिल नहीं होगी, यहाँ पर आपने उस सरमायादार से जिसने वो जीएम मॉडिफिकेशन की है उससे वो बीज खरीदना पड़ेगा, वो चाहे लाखों का बेचे करोड़ों का बेचे, आप क्या कर लेंगे उसका, क्योंकि पेटेंट भी उसके पास है। और ये बहुत सारे मुल्कों में ये कंट्रोवर्सी बनी है। और आपने इजाजत और खरीदे बगैर कहीं से हासिल कर लिया या उगा लिया तो गए जेल में, बिल्कुल ये एक मुसीबत है। अच्छा, फिर उसके अलावा एलर्जी भी होती है कुछ फूड्स में, फिर उसके अलावा जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जो ग़िज़ाएँ हैं वो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी कम कर सकती हैं, फिर कुछ ग़िज़ाओं की वजह से कैंसर भी हुआ है। ताहम तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसी फसलों की जो काश्तकारी है उसकी इजाज़त के लिए बड़े मयार मुकर्रर किए गए हैं। FDA है जैसे अमेरिका का, या यूरोपियन कमीशन है, वो ऐसी फसलों, सब्ज़ियों और फलों की इजाज़त देते हैं कि भाई आप इसको उगा लें। और साइंसदानों का कहना यह है कि जिस तरह इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वही इसका सलूशन है। मेरा खैर ये मानना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी कई रिसर्च इदारे इस पर काम कर रहे हैं, कई अहम फसलें मुतारिफ करा चुके हैं, लेकिन इस पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं तो फिर उसमें ज़रा इशू एहतियात होनी चाहिए, बिल्कुल। और देखें ये एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई, एक तरफ इंडस्ट्री है ऑर्गेनिक फूड की जिसकी तरफ दुनिया वापस जा रही है, अंडा भी देसी, मुर्गी भी देसी, सब्जियां उगाने के भी नेचुरल से नेचुरल तरीके जो क्लोजेस्ट टू नेचर हो आप उससे करें, और दूसरी तरफ आ गई है लैब्स में तैयार करदा ये इस किस्म के मामला। और मोंसेंटो एक कंपनी है, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, आप हिल जाएंगे। आप कहेंगे अल्लाह ना करे कभी ये चीज आए पाकिस्तान। अब तो गोश्त बाकायदा तौर पे अनस्लॉटर्ड गोश्त, मीट जिसको कहते हैं, नॉन स्लॉटर्ड मीट, यानी कि लैब में तैयार करना गोश्त है, आप उसको बात करें। तो खैर ये है सूरत हाल इसकी, लेकिन साइंस की कुछ चीज़ें मैं भी लेकर आई हूँ नाजरीन। और पाकिस्तान में ये जो सिलसिला है इसलिए रेलेवेंट है कि आजकल मानसून का सीज़न जो है वो और बारिशों का सीज़न, ये सारा इससे हम गुजर रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तान में आपको याद हो सैलाब आया था तो दो इस्तिलाहात जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी और लोग भी उससे बड़ा मुतारिफ हो रहे थे। एक था फ्लैश फ्लडिंग और दूसरा था क्लाउड बर्स्ट। अब इन दोनों इस्तिलाहात की आम ज़बान में मैं आपके लिए ज़रा तशरीह करती हूँ कि इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं या बादलों के फटने की बात करते हैं। इससे मुराद अचानक ये होती है कि अचानक और शदीद बारिश जो है, शदीद तरीन बारिश जो थोड़े वक्त के लिए होती है लेकिन उस दौरान ये बड़ा नुकसान कर चुकी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बरसती है तादाद में या मिकदार में और कम वक्त में बरसती है। अच्छा, ये आम बारिश की तरह नहीं होती बल्कि इसमें कम वक्त में बहुत शिद्दत होती है और अमूमन 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश क्लाउड बर्स्ट की अलामत होती है।
तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया। अच्छा, इसकी वजह ये है कि बादलों में बहुत ज़्यादा पानी जमा होता रहता है और जैसे तेज़ हवाएं ऊपर की तरफ धकेलती रहती हैं, और अगर इन हवाओं की रफ्तार कम पड़ जाए तो सारा पानी अचानक बारिश की सूरत में ज़मीन पर आज़ाब की तरह नाजिल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट अमूमन जो है वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं और फ्लैश फ्लड्स की वजह बनते हैं। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लड्स होता है। बिल्कुल, यानी कि कॉज था क्लाउड बर्स्ट और इफेक्ट जो है उसका वो है फ्लैश फ्लड। अब जुलाई 2001 में इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ था जब 8 से 10 घंटों के दौरान 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई थी। और अब हम फ्लैश फ्लड्स की बात करते हैं और इससे मुराद बेसिकली ये है अचानक सैलाब आ जाना, और फ्लैश यानी कि तेज़ी से। और ये सैलाब मुख्तसर से इलाके में आते हैं और बहुत तेज़ होते जाते हैं और थोड़े वक्त के लिए आते हैं। ये भी उसी किस्म का मामला है, लेकिन फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट इसमें मिकदार बहुत ज़्यादा होती है पानी की और वक्त कम होता है, और इसी वजह से ये बहुत नुकसानदेह होता है। ज़्यादातर इनकी वजह जो है वो मूसलाधार बारिश होती है। पहाड़ी इलाकों में जब नमी बहुत बढ़ जाती है तो बारिशें तेज़ होती हैं और अचानक सैलाब आ जाता है। बाज़ औक़ात पानी के बहाव में कोई कुदरती या मसनूई रुकावट आ जाती है। जब ये पानी उस रुकावट को हटाता है तो फ्लैश फ्लड की सूरत पैदा हो जाती है। और इस किस्म के सैलाब चूँकि अचानक आते हैं इसलिए इनको प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है, लोग भी तैयार नहीं होते, जानी नुकसान भी बढ़ जाता है। तो फ्लैश फ्लड का दौरानिया अमूमन 6 घंटे का होता है, लेकिन नुकसानदेह अच्छा खासा ही होता है। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन उससे निकलने के जो तरीक़ाकार है उस पर माहिरीन में बड़े इख्तलाफात हैं। एक बात पर तमाम माहिरीन मुआशियात मुत्तफ़िक हैं, वो ये कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में तरक्की के रास्ते IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही निकलते हैं। इस साल जबकि तमाम मुआशी आशारिये ज़वाल का शिकार हैं, IT सेक्टर एक्सपोर्ट में सालाना बुनियादों पर 28% इजाफा हुआ था। हम रवां साल के लिए IT एक्सपोर्ट का हदफ $5 था, जो कि $5 अरब था, जो कि 11 माह में सिर्फ $2.37 अरब तक हासिल हो सका। अब अगर हुकूमत सिर्फ इसी शोबे को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना ले तो पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं उसमें बड़ी कमी वाक़ हो सकती है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मुमकिन है। अब पाकिस्तान का जो IT शोबा है उसको क्या मुश्किलात दरपेश है, कौन कौन से इक़दामात ऐसे किए जाएँ कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात IT सेक्टर की मदद से फौरी तौर पर कम हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह हसन साहब जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शाह हसन साहब। ये बताएं पाकिस्तान में IT के जो शोबा है उसकी पोटेंशियल असल में है क्या, ज़रा ये पहले एक्सप्लेन करें। अच्छा, फर्स्टली जो अभी हमारे इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं उसकी बेस पे उसको आने में भी टाइम लगेगा। तो IT इज़ दी ओनली सोल्यूशन जो क्विकली हमारे जो मामलात हैं बेहतर कर सकता है। IT की जो टोटल ग्लोबल इंडस्ट्री है वो अराउंड $1.2 ट्रिलियन की है। और इसमें जो दुनिया की बाकी जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल एंड गैस, मेडिसिन या जो भी फील्ड है वो उसके इक्विवेलेंट या उससे ऊपर है। अच्छा, इसमें जो IT की सर्विस की इंडस्ट्री है वो अराउंड $500 to $600 बिलियन की है, जिसमें से तकरीबन 20% शेयर इंडिया के पास है, अराउंड $100 बिलियन। यानी 180-200 अरब डॉलर में से $100 बिलियन सिर्फ सर्विस का है जिसमें इंडिया काम कर रहा है। इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान है उसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। फिर भी हम सिर्फ मेयर अराउंड $2.4 बिलियन का रेवेन्यू इसके थ्रू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना भी रेवेन्यू IT में जनरेट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, वो जो इंडस्ट्री है IT की उनकी अपनी बदौलत ही इस पर काम हो रहा है। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट की एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम IT का यहाँ लेके आ सकें। सही। उसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू एक कमेटी है जिसका मैं कन्वीनर हूँ। हम उसमें ये काम कर रहे हैं कि डिफरेंट जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उन ममालिक में जिनकी IT आउटसोर्सिंग या IT इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हैं, उनमें उन कंपनी से हम रवाबित कायम करें जो IT का काम आगे सेपरेट कर सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ऑब्वियसली हमारा नेबर इंडिया ही है कि उनके प्राइम मिनिस्टर अभी जब US विज़िट में थे तो वहाँ जो टॉप दुनिया की IT कंपनीज़ हैं उनके हेड्स और CEOs उनसे आके मुलाकात कर रहे थे। ऑब्वियसली वो जो मुलाकात है उसमें उनके जो फॉरेन ऑफिस है और उनके जो एम्बेसडर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इसमें अब बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट ममालिक में वो बाकी जो है इंडस्ट्री और बाकी जो
शोबा जाता है, उनके अलावा आईटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें और हमारी जो लोकल आईटी सर्विसेज की कंपनीज़ हैं उनका इंटरेक्शन करवाएं इंटरनेशनल आईटी कंपनीज जो हैं उनके साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम पाकिस्तान में लेके आ सकें। अच्छा, और ये क्विकेस्ट वे है जी। अभी जो बजट गुजरा है इसमें ऐसे कौन कौन से मराहत या ऐलानात हैं जो कि आईटी सेक्टर के लिए किए गए हों, जो कि फ़ायदेमंद साबित हो इस सेक्टर को? अब इसमें यह है कि जो मौजूदा में जो बजट अभी आया है उसमें ऐसे पहले भी और अभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सके। अच्छा। जैसे पहले ये जब आईटी का शोबा जब तरक्की कर रहा था तो इसमें जो लोकल आईटी की जो इंडस्ट्री है उसमें जो टैक्सेस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी मिनिमल हैं, वो इतना उसमें इम्पैक्ट नहीं। जो आईटी एक्सपोर्ट है उसके भी टैक्स मिनिमल है, तो बजट से ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान या फ़ायदा तो नहीं उसमें हुआ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आईटी के जो मामलात है वो इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, उसमें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इंडस्ट्रियल की ये जो अभी बजट आए इसमें भी और बाकी भी गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से आईटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए गए हैं जिसके लिए अगर आपका एक आईटी जोन में काम करते हैं तो उससे रिलेवेंट जो भी आपकी इंपोर्ट्स हैं, कस्टम ड्यूटीज़, वो ड्यूटी फ्री है, आपके डिविडेंड टैक्सेस जो है वो मिनिमल हैं। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तो काफ़ी दी जा रही है टैक्सेस की सूरत में, कस्टम्स की सूरत में, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के जो उन कंट्रीज से, उन कंपनी से इंटरेक्शन करवाया जाए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट होती है दीगर ममालिक। समझ में आ गई। अच्छा, कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ हम आईटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उन ममालिक की नीड्स क्या क्या हैं, ये भी ज़रा बताएं। जो टॉप पे है जो कंट्री वो ऑब्वियसली यूएसए है, उसके बाद यूरोप है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना, ये कंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसमें दो तरह की उनकी ना रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, दूसरा आईटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। आईटी सर्विसेज में डिफरेंट जो है फील्ड्स हैं, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम एक या दो फील्ड में भी फोकस कर लें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि जैसे ई कॉमर्स की जो मार्केट है ग्लोबल, उसका वॉल्यूम अराउंड $5 ट्रिलियन है और उन कंपनीज़ को जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़, उनकी मार्केट कोई $500 अरब की है। सिर्फ अगर उस पर ही हम फोकस एक दफ़ा कर लें तो हम अच्छा खासा रेवेन्यू अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं, इसमें वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, इसके अलावा काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं जैसे CRM, सेल्स फोर्स और ERP, ऑरेकल वगैरह का काम। जो सेल्स फोर्स की जो मार्केट है वो इंतहाई हाई पेइंग जॉब्स हैं, उसमें अच्छी खासी पैसा है और उसकी 90% मार्केट इस वक्त इंडिया ने कैप्चर की हुई है। तो अगर हम इस तरह की जो मार्केट्स हैं जिनका वॉल्यूम में काम है उस पर भी फोकस करें, साथ जो नीश मार्केट्स हैं जैसे CRM, ERP, उस पर काम करें, जो ऑलरेडी हमारी काफ़ी कंपनीज अब कर भी रही हैं, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, हम अच्छा खासा रेवेन्यू इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। सही। और इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट किस किस ममालिक में जाते हैं और हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हमारा जो मिक्स है इस वक्त का आईटी एक्सपोर्ट्स का वो क्या है? जो करंटली हम जो सर्विस प्रोवाइड उनको कर रहे हैं उसमें मेनली तो हमारी जो मार्केट है वो यूएसए ही है, उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ हैं, साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी हैं। उसमें जो ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड हम कर रहे हैं वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो लो पेइंग जॉब्स है उस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बेसिक वेब डेवलपमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, इन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन जो हाई पेइंग जॉब्स हैं उसकी तरफ ज़रा फोकस अगर हम करें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है। अच्छा, आपका इससे क्या मतलब है जब आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे? या तो ये तो ऐसी इंडस्ट्री है कि खुद मुख्तार है एक तरह से, जिसने इससे फ़ायदा लेना था वो ऑटोमेटिकली और ऑलरेडी इससे फ़ायदा ले रहा है बगैर किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के। तो जब आप कहते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो उस सपोर्ट से आपकी क्या मुराद है? इसमें मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा। एक मैंने स्टार्ट में भी बात की, 2 या 3 महीने पहले UAE में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे मैं गया। वो UK की है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अरेंज की हुई थी। उसमें दुनिया के टॉप जो रिटेलर्स हैं वो आते हैं। अच्छा, उसमें UK की गवर्नमेंट जो है वो खुद भी इन्वॉल्व थी, वो खुद भी उनके जो एक्सपो था उसको ऑर्गेनाइज करने में साथ साथ थी। इसके अलावा दुबई में जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इवेंट वो हो रहा था, तो दुबई चैम्बर और दुबई गवर्नमेंट वो भी इसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व थी। वहाँ पे दुनिया के टॉप के जो हैं रिटेलर्स वो आए हुए थे और उनसे मुलाकात करने के लिए जो लोकल उनके मिनिस्टर्स हैं या लोकल उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी आए हुए थे। तो UK गवर्नमेंट
और यूएई गवर्नमेंट फुली इस इवेंट में इन्वॉल्व थी। सही है। तो एक ये मैंने आप एग्जांपल मैंने खुद देखी है जाके, जो यानी गवर्नमेंट की उसने बैकिंग कम्प्लीटली बैक उसको करी थी। उसके अलावा मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात की कि अभी जो यूएसए में वो गए हैं और उनको एक डिनर दिया गया है, उसमें दुनिया की टॉप जो आईटी कंपनीज हैं वो उसमें आई हुई थी। ऑब्वियसली जब वो उस इवेंट में आई होंगी तो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग की बात हुई होगी। अभी उनकी रिसेंटली इलॉन मस्क से भी एक मीटिंग हुई है, वो भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हुई थी। तो उसमें यही चीज़ें हैं कि जो बाकी हमने देखी है कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट या यूएस या बाकी इंडिया है और बाकी कंट्रीज़ हैं, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आईटी सोर्सिंग की कंपनीज लेके आती हैं और इधर से हमारी जो कंपनी हैं सर्विस प्रोवाइडर्स उनको लेके जाती हैं। तो इस तरह अगर हमारी गवर्नमेंट एक्टिवली इस तरह के काम करे और हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो एक ब्रिज के तौर पे काम करें, आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी जो बाहर की हैं और यहाँ पे जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसके थ्रू हम आगे जा सकते हैं और जल्दी आगे जा सकते हैं। जल्दी आगे जा सकते हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका क्या ख्याल है, क्या वो ऐसे स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं जो कि आईटी की फील्ड में दुनिया में अपनी जगह बना सकें? वो करिकुलम जो पढ़ा रही हैं, क्या वो इस काबिल है, यानी कि उसको कंपेयर किया जा सकता है दुनिया भर से? जी, जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑब्वियसली उनकी एक कैपेसिटी है। यही वजह है कि अभी पाकिस्तान में एक मैसिव ब्रेन ड्रेन है जिनको दुनिया की टॉप कंपनीज जो हैं वो हायर कर रही हैं। तो वो ज़ाहिर बात है उनका एक पोटेंशियल होगा, इसी वजह से डायरेक्टली उनकी यहाँ से हायरिंग होती है और उसके बाद वो उन कंपनीज में जाके काम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल तो ऑब्वियसली है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जिस फील्ड में जब ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वो भी इस तरह की एजुकेशन देंगे कि ज़्यादा वेल इक्विप्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से ग्रेजुएट करें। ज़ाहिर बात है विद टाइम जब आपकी मार्केट बढ़ती जाएगी ये चीज़ होती जाएगी। और रिसेंटली कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा इस तरफ ना रुझान लोगों का आया है इस फील्ड की तरफ, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इदारे भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इसकी तालीम दे रहे हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी है कैपेबिलिटी है जिसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल हैं, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं भी जा सकते तो ऑनलाइन भी इसकी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और उसके लिए भी ऑनलाइन भी लोकल भी काफ़ी ज़्यादा इदारे मौजूद हैं जो 4 साल के बजाय 4 महीने में आपको अच्छा वेब डेवलपर बना सकते हैं, आपको बाकी जो है सर्विसेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग की उसमें इक्विप कर सकते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो कैपेसिटी तो है वहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली जितना ज़्यादा मार्केट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतनी हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी, उतना हमारे जो है जो लोग इस पे काम करने वाले हैं वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, सही है। अच्छा, आपने अमेरिका की बात की थी कि अमेरिका में बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ पर हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जा सकती हैं और जाती भी हैं। अमेरिका के अलावा दुनिया के कौन से ऐसे खित्ते हैं जहाँ पर हम आईटी इंडस्ट्री के लिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जहाँ हम अपना काम भेज सकते हैं? यूएसए के अलावा यूरोप एक बड़ी मार्केट है। इसके अलावा जो मीना रीजन है जिसमें मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो आईटी जो टॉप 50 आईटी एक्सपोर्टर्स हैं इस वक्त दुनिया में, इंपोर्टर्स हैं सॉरी दुनिया में, उनमें वो कंट्रीज़ भी आती हैं और हमारी ये साथ बिल्कुल नेबर्स भी हैं। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आईटी का काम लेने में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं और स्पेशली चाइना जो है, चाइना का बहुत ज़्यादा आईटी का काम है, वहाँ से चीज़ें हम काफ़ी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जापान है, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छे रवाबित कायम करके जल्दी से जल्दी अपनी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। सही है। और आने वाले सालों में शाह हसन साहब ये भी बताएं कि इस इंडस्ट्री को हम कहाँ देखेंगे, क्या इससे समरात और मुनाफे हासिल हो सकते हैं पाकिस्तानी मईशत को? देखें, ये एक टोटल जो इस वक्त मार्केट है 1200 अरब डॉलर की मार्केट है, तो ज़ाहिर बात है इसमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और इसमें जितना आप एफर्ट करें, टाइम लगाएं, जैसे 1 से 2 साल पहले ये एक्सपेक्टेडली 20% इसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, तो अगर वो एक ग्रोथ रेट अगर डाउन ना होता तो उम्मीद ये थी कि ये 2.5 से ऊपर जा सकता था जो इस साल उनकी एक्सपोर्ट हुई है। तो इसका पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इसमें बड़े सालों से काम कर रही हैं, उनकी 200 अरब डॉलर तक अपनी एक्सपोर्ट लेके जा चुके हैं। तो अगर इसमें हम एक्सटेंसिवली काम करें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है इंडिया के इतना आगे जाने में कि इंडिया में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो हैं
पैसे वाले लोग हैं उन्होंने आईटी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। दुनिया की सबसे बड़ी जो आईटी सर्विसेज कंपनी है विप्रो, वो इंडियन कंपनी है, वो वेजिटेबल ऑयल बेचते थे, लेकिन उन्होंने आईटी पे इन्वेस्ट किया। अब 11 अरब डॉलर का उनका रेवेन्यू है। पाकिस्तान में एक कंपनी है सिस्टम लिमिटेड, जिनको पैकेजेस ग्रुप ने बैक किया, और उसके बाद हम सबको पता है कि कितना माशाल्लाह उनका अच्छा रेवेन्यू है। तो अगर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे जो बाकी पैसे वाले लोग हैं, वो प्रॉपर्टी के अलावा इस सेक्टर में भी अगर इन्वेस्ट करें तो इसमें मैसिव ग्रोथ है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हम काम कर सकते हैं। इसमें पिछले आपने क्वेश्चन किया जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस की, वो है कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल है, वो आईटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम सऊदी के मार्केट में भी फोकस करें, बिल्कुल इमेच्योर अभी मार्केट है, आहिस्ते से मैच्योर होगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ सऊदी अरब के थ्रू भी हम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाह हसन आईटी एक्सपर्ट नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और बताने की कोशिश वो भी ये कर रहे थे और हम भी आपको ये कर रहे थे कि ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है जो अचीव किया जा सकता है। इसमें आपको साल की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन इस पर काम किया जाए, तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स और आईटी इंडस्ट्री फ़ौरन खड़ी हो सकती है और पाकिस्तान में ज़र मुबादला में कंट्रीब्यूट कर सकती है। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के ज़रई शोबे के हवाले से। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन आलम यह है कि अब हम हर चीज़ ही तकरीबन बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी ज़राअत के शोबे में ना हमने जिद्दत देखी, ना हमने तरक्की देखी, ना रिसर्च के लिए ज़राअत के शोबे कोई बजट में कोई खातिर खा किस्म का बजट मुख्तस किया जाता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन एक तरक्की हुई है, एक तरह से एक डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान के राइस के शोबे में, यानी कि चावल से रिलेटेड ये मामला है। पाकिस्तान की जो राइस इंस्टीट्यूट है काला शाह काकू, वहाँ पर दो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काम बेसिकली है कि वो राइस पर रिसर्च करते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म का चावल पाया जाता है और बहुत ज़बरदस्त आला नस्ल का चावल पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है काला शाह काकू में। यहाँ पर क्या काम हुआ है? यहाँ पर हुआ ये कि दो साइंसदानों ने एक लंबा चावल का दाना जो है वो एक तरह से उसको डेवलप किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यही इंस्टीट्यूट है, इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले यही रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था राइस का, इन्होंने ही इससे पहले वाला राइस का या चावल का जो लंबा दाना था उसको डेवलप किया। अब जो चावल का दाना यहाँ पर डेवलप किया गया है उसकी लंबाई है 9.5 मिलीमीटर और ये कारनामा सरअंजाम देने वाले दो साइंसदान हैं जी, सैयद सुल्तान अली और डॉक्टर मखदूम साबिर। हमारे साथ सैयद सुल्तान अली साहब जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में, वो मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि इस चावल की तैयारी कैसे होती है, किस तरह से आपने ये मतलब पूरा प्लान किया होता है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, किस तरह से ये पिछले चावल से लेकर अब जो है वो एक बड़ा चावल आपने बनाया है? नहीं, ऐसा है कि राइस जो है ना ये है एक्सपोर्टेबल कमोडिटी। इससे हमने देखना होता है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा स्टेक होल्डर है ज़मीन, उसके बाद है आपका एक्सपोर्टर, फिर है कंज्यूमर। तो जिम्मेदार का हमने देखना होता है, उसको ऐसी वैरायटी चाहिए जिसकी पैदावार ज़्यादा हो, जिससे उसकी नेट जो इनकम है वो बढ़े। और जो एक्सपोर्टर है उसने देखना होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। आज से कोई 30-40 साल पहले तक जो ग्रेन का साइज़ था वो तकरीबन 7 mm का था, जो सुपर बासमती है वो चलता था। और वो बड़ा हमारी एक्सपोर्ट के अंदर हमने कह लें कि $30 बिलियन से भी ज़्यादा हमने सिर्फ सुपर की एक्सपोर्ट से कमाया है। सही है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो ट्रेंड बदलते गए, इंटरनेशनल मार्केट की ज़रूरियात बढ़ती गई, तो फिर 8 mm का ग्रेन जब मार्केट में आया तो उसने जो पिछला 7 mm का ग्रेन था उससे $100 से $200 जो है उसको ज़्यादा मिले। इसी तरह से फी टन, इसी तरह से जो ज़मींदार है उसको फी एकड़ पैदावार या 40 किलोग्राम के हिसाब से जो पैसे हैं वो ज़्यादा मिले। तो इससे ये हुआ कि जैसे जैसे ग्रेन का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे उसकी 40 किलोग्राम के हिसाब से उसकी कीमत भी बढ़ती है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो एवरेज बेसिस पे 1000 टन फी डॉलर होती है बासमती की, और तकरीबन 450 टन होती है फी टन होती है मोटी इकसाम की। तो जब ग्रेन साइज बढ़ाते हैं तो उससे किसान की आमदनी भी बढ़ती है और एक्सपोर्ट जो है उसमें भी इजाफा होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का लंबा चावल बनाएं।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लंबा चावल ही इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना वो सेल होता है। वो अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो अच्छी पकाई वाला और अच्छी पैदावार वाला सुपर बासमती भी उतना ही एक्सपोर्ट के अंदर अहम है जितना कि 9.5-10 mm वाला। ठीक है। अच्छा, इस चावल का साइज वगैरह किस तरह से मेजर करते हैं? कैसे पता चलता है कि ये पिछले वाले चावल से बड़ा है या बड़ा होगा? नॉर्मली साइज इसका मेजर किया जाता है या कोई और इसका कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीका होता है? ऐसा है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी लैब है जिसको एक 18 ग्रेड के ऑफिसर हेड करते हैं और नीचे 17 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं। और जब वो इसकी पकाई करते हैं तो उससे पहले जो है ना उसको मेजर किया जाता है। एक माइक्रोमीटर होता है, उसके अंदर हम सिंगल ग्रेन को रख के मेजर कर सकते हैं उसकी लंबाई mm के अंदर। तो हम 100 दाने रख के उसकी एवरेज लेके तो बताते हैं कि इसकी लंबाई दाने की पकने से पहले कितनी है। इसी तरह से उसको फिर उबालते हैं। उबालने के बाद फिर दोबारा से इस तरह से 100 दानों को उनकी लंबाई रख के एवरेज लेके बताते हैं कि अब पकने के बाद इसकी लंबाई कितनी हो गई है। तो ये जो डिफरेंस आता है इसको कहते हैं एलोंगेशन रेशो। तो ये बासमती इकसाम जो हैं उनके अंदर कम से कम यानी 1.7 टाइम ज़्यादा होना चाहिए पकने के बाद लंबाई जो है। इस तरीके से इसको हम देखते हैं। सही। अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने चावल तैयार किया है, ये क्या हम इसको कह सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है? नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है कि आपने कोई भी उसका जीन जो है, अगर आपने लंबाई का जीन लिया है वो, या बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफित वाला जीन लिया है वो किसी बैक्टीरिया से या किसी वायरस से लिया हो, फिर उसे कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन। ये तो हमने अल्लाह पाक ने जितनी भी फसलें पैदा की हैं उनके अंदर वेरिएशन पैदा की है। मिसाल के तौर पे हमारे पास काला काकू में 2500 से ज़्यादा राइस की किस्में हैं अलग अलग। तो हर किस्म के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अच्छा। तो जब हम देखते हैं कि हमने लंबा यानी ऐसा चावल बनाना है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, तो फिर हम अपने 2500 जो 2500 हमारा जन्मलादम है उसको खंगालते हैं, उसको एवेल्यूएट करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पेरेंट है इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे हमारी क्रॉस करने के बाद ऐसी जनरेशन आए जिसकी लंबाई हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, लेकिन साथ साथ उसकी क्वालिटी और पैदावार जो है वो भी वही हो जो सुपर बासमती की है। वेरी गुड। तो ये हमने अपनी जो एक्सेशंस जो हमारे पास पेरेंटल लाइन मौजूद है, जो जंप लाना मौजूद है, उसमें से ही हमने क्रॉस करके नेचुरल ब्रीडिंग करवा के हमने ये लाइनें डेवलप करते हैं। इसका जीएमओ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यानी कि ये सेहत के लिए हर तरह से सेफ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि ये बल्कि खाने के लिहाज से, ग़िज़ाई लिहाज से बहुत अच्छा है। किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स इस लिहाज से बिल्कुल भी इन वैराइटीज़ के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, एक और मैं चीज़ चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो अहम जो मेन राइस की किस्में हैं उससे भी थोड़ी सी आगाही दे हमारे नाजरीन को। कुछ तो हम मार्केट में सुनते हैं, सेला है, बासमती है, टोटा है वगैरह वगैरह, लेकिन वो कौन सी है जो कि एक्सपोर्ट भी होती हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ पर इस्तेमाल भी होती हैं? ये तो आपने बात की है यानी कंजम्पशन के हिसाब से ना जी। अच्छा, हम जब बात करते हैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए टेक्निकल पर्सन, हम बात करते हैं उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर कि भाई किसी के अंदर कोई ऐसी लाइन है जिसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है किसी इंसेक्ट यानी कीड़े के खिलाफ, कोई ऐसी लाइन है जिसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है किसी खास बीमारी के खिलाफ। अच्छा। कोई ऐसी लाइन है जिसका अंदर लंबाई के जीन मौजूद है, कोई ऐसी लाइन है जिसको अगर हम चाहें तो उसमें खुशक साली यानी कम पानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। कोई ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको फ्लड टॉलरेंट के अंदर जीन मौजूद है, जैसे कि वो अगर पानी खड़ा भी हो जाए तो वो उसको बर्दाश्त कर सकती हैं। अच्छा। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो कलराठी ज़मीनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये डिफरेंट इकसाम के अंदर डिफरेंट जीन्स मौजूद होते हैं। तो जब साइंटिस्ट है वो देखता है कि अब वक्त की ज़रूरत क्या है, ज़िम्मेदार को कैसी वैरायटी चाहिए, एक्सपोर्टर को कैसी चाहिए, मिलर को कैसी चाहिए, और एंड जो कंज्यूमर है हमारा उसको कैसी वैरायटी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो काला काकू के साइंटिस्ट हैं वो प्लान करते हैं कि भाई हमने इन 2500 जो इकसाम हैं उनमें से किसको किसी साथ क्रॉस करेंगे तो हमें ऐसी वैरायटी मिलेगी कि जिसका सेला भी चाहें तो बना सकते हैं, जिसको चाहे पुलाव बनाए
तो वो भी मतलब बेहतरीन बने और मतलब चाहे उसको वाइट राइस में इस्तेमाल करें, चाहे उसको ब्राउन राइस में इस्तेमाल करें, तो ये डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। अच्छा, क्या बात है, इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा, कितना अरसा लगता है इस किस्म के रिसर्च में और साइंटिफिकली चावल को लैब में डेवलप करने में? जी, वो ऐसा है कि ये तो डिस्कशन तो हमारी एक्सपोर्टर के साथ, फार्मर्स के साथ, यानी 1-to-1 भी होती रहती हैं और थ्रू कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं। लेकिन जब हम प्लान करते हैं, फर्स्ट करें, आज आप मुझे कहती हैं कि शाह साहब या कि हमें ऐसा चावल बना के दें कि जो 10 mm का हो, लंबा भी हो, जो गिरे भी नहीं, जिसको बीमारी भी ना लगे और जो 100 दिन के अंदर पक भी जाए। तो मैं अब अपनी टीम के साथ बैठूंगा, आज प्लान करूंगा, तो जो काम मैं आज स्टार्ट करूंगा 2023 के अंदर, तो ये आज से 15 से 17 साल लगते हैं इसको टोटल ऑल टुगेदर, कि एक वैरायटी मुकम्मल तमाम फेजेस से गुजर के 15 साल के बाद यानी वो मुकम्मल एक शेप में आती है। यानी आप ऐसे समझें, वो काम जो 15 साल पहले हमने शुरू किया था, वो आज हम इस काबिल हुए हैं कि उसको हमने सोना बासमती की शक्ल में, वाइटल सुपर बासमती की शक्ल में मंजूर करवाया है। तो ये 15-16 साल लगते हैं एक वैरायटी को मंजूरी के मराहिल तक। उसके बाद फिर उसका जो बीज बनाना होता है, खालिस बीज, जो बड़ा अहम होता है जिम्मेदार के लिए, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, तो वो उसको मज़ीद 3 से 4 साल चाहिए होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि टोटल जो दुरानिया है वो 20 साल का कम से कम है। तो ये आप देखें कितनी मेहनत इसमें है, लोगों की जवानियां मतलब गुजर जाती हैं एक वैरायटी को कामयाब करते करते, बनाते बनाते। तो ये बड़ा टेक्निकल जॉब है, बड़ा मेहनत तलब काम है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कौन सी ऐसे इकदाम है जो कि पाकिस्तान कर सकता है अपने ज़राई शोबे को बेहतरी देने के लिए? जी, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट है। देखें, दुनिया जो है ना वो अपनी जिद्दत लाने के लिए, अपने साइंटिस्टों का जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के लिए इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है उनके साथ करवाती है, इदारों के साथ। तो उससे होता यह है, जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है मनीला फिलीपीन के अंदर, वहाँ पे पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो उससे राइस के हवाले से वो इन टच होते हैं। वहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, लर्निंग करते हैं, अपनी मुश्किलात वहाँ पे यानी जाहिर करते हैं और वहाँ से कुछ सीख कर आते हैं और वहाँ से जंप आदम मजीद लेकर आते हैं और अपने यहाँ पे यूज़ करके इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि कई साल हो जाते हैं कि साइंटिस्ट जो है उनको मौका नहीं मिलता बाहर जाने का। दुनिया की जो रिसर्च हो रही है उससे मुस्तफ़ीद होने का यानी कह लें कि फ़ायदा नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उनके साइंटिस्ट हमारे पास आएँ, हमारे साइंटिस्ट वहाँ पे जाएं। दूसरी बात ये कि राइस की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हम, चूँकि हमारा कंपटीशन तो इंडिया के साथ ही है ना ज़्यादातर, बिल्कुल, तो हम इंडिया की जो औसत पैदावार है चावलों की वो तकरीबन 40 मन है, जबकि पाकिस्तान की जो औसत पैदावार है वो 44.5 मन है। यानी पाकिस्तान की औसत पैदावार इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो वैरायटीज़ हैं वो इंडियन वैरायटीज़ से बेहतर हैं हर लिहाज से। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की सुपर बासमती, बासमती 385, कर्नल बासमती, ये इंडिया ने एज सच इन्हीं नामों से अब वहाँ पे मंजूर करवाई हैं। अगर इनकी हमारी जो लैब्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया जाए, जैसे हमारी डीएनए लैब जो है वो उससे हम पता चलाते हैं कि हमारी वैरायटीज़ के अंदर कुव्वत मुदाफ़त वाले जीन वाकई मौजूद हैं या नहीं है, खुशबू वाले जीन, अरोमा जिसे कहते हैं, उसके जीन मौजूद हैं या नहीं है। यहाँ तक तो हमारी ये जो लैब है वो काम करती है। लेकिन दुनिया अब आगे चले गई है, अब वो क्रिस्पर कैस की बात करती है, अब वो बात करती है जीनोम एडिटिंग की, कि जनाब आप जैसे चाहें राइस के जीनोम के साथ छेड़छाड़ करके अपनी मर्जी के मुताबिक आप प्लांट को जैसा मर्जी बना लें और विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर। तो इसके अंदर चाइना बहुत आगे है, इंडिया बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो हमें भी इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अब उसमें होता यह है कि जो फिलीपीन है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, वहाँ की मेंबरशिप बड़ी ज़रूरी होती है।
वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी जो जंप राधा में लेने के लिए, वो तकरीबन उनकी फ़ीस $1 मिलियन है। तो ये हमने कई सालों से पे नहीं की, इसलिए हम इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। तो ये मेरी गवर्नमेंट से और आला हुकाम से बड़ी पुरजोर यानी कह लें दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के अंदर ताकि हम मज़ीद जदीद से जदीद काम कर सकें, तो ये जो फ़ीस है वहाँ की ये अब ये अदा करके ये रास्ते जो हैं ये खोले जाएं ताकि साइंटिस्ट जो हैं वो आसानी के साथ इन्हीं की विजिट कर सकें, वहाँ पे जाके अपना काम पेश करें और दुनिया जो काम कर रही है नया से नया उसको देखें, उसको सीखें और वो यहाँ पाकिस्तान में वापस आकर उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी फी एकड़ पैदावार को मजीद बढ़ाएं। सही सुल्तान साहब, शर्म की बात है, मतलब मुझे तो इस पर अफसोस, रोना ही आ गया। मुझे दिल चाह रहा है मैं कहीं जाके सर पीट लूँ अपना, या हमारे जो ज़रूरी जो डिपार्टमेंट्स में लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को तरक्की देने के ख्वाहिशमंद हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि उनमें से मैं किसी को पकड़ूं और हाथ जोड़ लूं उसके सामने के खुदा का वास्ता है ये हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। बिल्कुल, उसकी फीस ही नहीं दी हमने कई सालों से, तौबा है भाई, फीस नहीं दी। और अब चूंकि फीस की बात हो रही है, अभी रिसेंटली बजट मंजूर हुआ है, तो सर ये बताएं कि बजट में जाहिर है हम ये कहते हैं पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क है, ज़रई मुल्क तो दूर की बात, अब तो हमारे इलाके पे हमारी जो ज़रई अराजी है उसमें अब तो हम कुछ उगाते भी बड़ी मुश्किल से ही हैं, ज़्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं खाने पीने की अजनास जो है हमारी, या फिर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैं आना चाह रही थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके मुताबिक क्या बजट में कुछ रखा गया है या इसको बेहतर होने की ज़रूरत है, बस इल्तिमास ही करें अब? जी, ऐसा है कि दुनिया में जो ऑपरेशनल बजट होता है और सैलरीज का बजट होता है ना, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रेशो होती है 60-40, ठीक है जी, यानी 40% जो है वो उसका बजट रिसर्च पे इस्तेमाल होगा और 60% सैलरीज पे होगा। हमारे यहाँ पे ये 20 से भी कम है। तो ये बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि मतलब हमारी रिसर्च जो है उसके लिए एक खातिर खा इसमें इजाफा किया जाए ताकि हम भी दुनिया के शाना बशाना चलें और अपने अपनी अदारों के अंदर रह के, यानी मैं राइस पे हूँ तो राइस के हवाले से, वीट वाले हैं वीट के हवाले से, कॉटन वाले कॉटन के हवाले से, तो वो सब लोग बेहतर काम कर सकें। तो ये मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे बजट में ज़रा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेशो को बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आप भी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं और हम भी गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के दरख्वास्त ही करते हैं कि जो हमारा सबसे पावरफुल गालिबन जो शोबा था उसके साथ हमने जो तबाही की है उसको रिवर्स करने की कोशिश करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में इन इदारों को पैसे दें, फंड दें ताकि ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्रोड्यूस कर सकें और जो पैदा करने वाले लोग हैं वो इस फील्ड से भागें ना, वो बेचारे प्लाजे बना के और बिल्डिंगें बना के के ऊपर ना जिंदगी गुजारें। जो फार्मर है वो फार्म ही चलाए अपना। ये हाथ जोड़ के आपने दरखास्त की ना, इससे कोई फायदा नहीं होना, हाथ मोड़ के दरखास्त होनी चाहिए, तब जाके शायद यहाँ पर कुछ मामला वो मैं कहाँ कर सकती हूँ, वो कोई और ही कर सकता है, उनको भी अल्लाह तौफीक दे के इनकी हाथ सही चीजों पे मोड़े। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर वेलकम जी। सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। स्कॉलरशिप हासिल करना ये सबका ख्वाब तो होता है, ख्वाब तो होता था, अब तो जरूरत है सबकी, लाजिमी जुज़्व है आपकी तालीम का। अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप स्कॉलरशिप ले लें। लेकिन ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए जतन बहुत सारे करने पड़ते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर एप्लीकेशन उसको अप्लाई करना सही तरीके से, उसके सारे जो लवाजमात हैं वो पूरे करना, मार्क्स आपके इतने होने चाहिए, गाइडेंस होती नहीं है हमारे यहाँ पे लोगों के पास। तो एक साहब ने एक ग्रुप शुरू किया फेसबुक पर और उस ग्रुप का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को मुफ्त ये सारी सहूलियात फराहम की जाए, उनको स्कॉलरशिप के हवाले से गाइड किया जाए और उनके इस पेज से कई हज़ार लोग स्कॉलरशिप्स हासिल करके बैरून मुल्क जा चुके हैं तालीम हासिल करने के लिए। शिफा, तो आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब वकार बेग साहब से, जो कि स्कॉलरशिप नेटवर्क के फाउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमें ये जो स्कॉलरशिप नेटवर्क है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या है, लोग कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जी स्कॉलरशिप नेटवर्क जो है ये एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के नौजवानों की मदद करता है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। मतलब ये कि ये बाहर जो नौजवान जाना चाहते हैं स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए, ये उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करता है और दुनिया के हर मुल्क
में वो जा सकते हैं, और वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर, मतलब वजीफ़ा उन्हें मिलेगा, वो भी वजीफ़ा इतना ज़्यादा होगा कि ना सिर्फ वो अपना खर्चा उठा सकते हैं बल्कि अपने घर वालों को भी उठा सकते हैं। और इस वक्त इस ग्रुप के 7 लाख से ऊपर मेंबर हैं, और हम बहुत अरसे से मदद कर रहे हैं। ये ग्रुप भी 2012 में बना था, और इससे पहले भी हम इसी सिलसिले में मदद कर रहे थे। तो इसके अंदर दुनिया भर से हमने उन लोगों को इकट्ठा किया है जो कि खुद बाहर स्कॉलरशिप पर गए हैं, और अब वो आगे उन लोगों की मदद करते हैं जो स्कॉलरशिप पर बाहर जाना चाहते हैं। सही है, सही। अच्छा, इस वक्त आपका जो ये ग्रुप है ये कहाँ पर एक्सेसिबल है? जी, हम इस वक्त जो ये ग्रुप है ये हमारा फेसबुक के ऊपर है, स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से। ओके, और ये ग्रुप बनाने का आइडिया कैसे आया आपको? शुरुआत इसकी कैसे हुई, इस नेटवर्क की? एक्चुअली आइडिया बस ये था कि जब नया नया सोशल मीडिया आया, ऑर्किड वगैरह आया, तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। मैं बहुत ज़्यादा यूज़र था सोशल मीडिया का, तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता था। घर वाले उसको बड़ा कहते यार टाइम ज़ाया कर। हमने सोचा यार चलो मदद की जाए लोगों की। तो मैं ग्रेजुएट हुआ था यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में, तो उस वक्त जॉब्स की कुछ सिचुएशन ख़राब थी, तो क्या किया करते थे, याहू ग्रुप्स होते थे हमारे लिए। तो सोशल मीडिया उस वक्त स्टार्ट हुआ, तो सोशल मीडिया हम याहू ग्रुप्स पे क्या किया करते थे कि हम जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज थी वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पोस्ट किया करते थे कि चले लोगों की मदद हो जाए। तो फिर इसी तरह करते करते स्कॉलरशिप पर जब बाहर जाना हुआ को तलाश किया, और जब बाहर गए तो अंदाज़ा हुआ कि मतलब बाहर तो हालात बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। तो फिर ये जो डिफरेंस नज़र आया, और फिर हमने बाकी ममालिक को देखा कि एक अगर उनका मेंबर आता है और बाकी उसके बाद जो लोग आते हैं तो वो अपने सारे अवाम को ले आते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो वो एक चला जाता है, कोई दूसरा नहीं आता। तो मैंने ये शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों के साथ मिल करके, हम क्यों ना इसको आगे बढ़ाएं। तो याहू ग्रुप्स पे पोस्टिंग करना स्टार्ट की। फिर सोशल मीडिया का एक और ग्रुप था, उस पर हमने साउथ कोरियन ग्रुप था, उसके ऊपर हमने पोस्टिंग स्टार्ट की। और फिर उसके बाद एक दोस्त थे न्यूजीलैंड में, वकार कुरैशी, उन्होंने कहा कि यार आप मेरे साथ हैं ग्रुप पे काम पे, स्कॉलरशिप नेटवर्क। तो पहले ये पेज था 2010 में बनाया हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए हमने ग्रुप बनाया 2012 में, और उसके ऊपर फिर स्टार्ट हुए। बेसिक मकसद यही था कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का कि जो हाईली पेड पोजीशंस हैं और हाईली जो क्या कहते हैं रेफरेंस बेस्ड पोजीशंस हैं उनको टारगेट किया जाए, ताकि इंफॉर्मेशन आपस में रहे। क्योंकि किसी लैब में अगर कोई बच्चा चला जाता है तो प्रोफेसर यही सोचता है कि यार अगर आप जैसा कोई और अच्छा स्टूडेंट है तो उसको बुला दें। तो फिर वो हमने ये कहा कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में पाकिस्तानी जो बैठे हैं बाहर पहले से, वो अपने दोस्तों को भी बुलाएं जो अच्छे हैं स्टूडेंट, और इस तरह करके आगे सिलसिला चलता रहे, और अल्लाह के करम से फिर चलना। सही है, सही। तो अब तक इस स्कॉलरशिप नेटवर्क में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी हो चुकी है? जी, तादाद लाखों में। आपको इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के डीन्स की पोजीशन पर, मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की पोजीशन मिलेंगे लोग आपको नज़र आएंगे। इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। इस साल की मैं सिर्फ अगर आपको बताऊं तो सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप है यूरोप का एरास्मस, उसके ऊपर ही 192 स्टूडेंट्स जा रहे हैं इस साल। और ये इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए दुनिया भर से 145 कंट्रीज़ के स्टूडेंट ने अप्लाई किया, और पाकिस्तान पहले नंबर पे है जिसके 192 स्टूडेंट जा रहे हैं। और फिर इसके बाद इंडिया है जिसके 174, और फिर बांग्लादेश, और इस तरह बाकी कंट्रीज़। तो सिर्फ इसी साल से अंदाज़ा लगा लें। और इसी साल अगर मैं एक और सिंपल सा प्रोजेक्ट बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल PhD जो इटली के अंदर लोग जा रहे हैं, वो मतलब 300 से ज़्यादा अफराद हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप इटालियन गवर्नमेंट के जा रहे हैं। तो आप सिर्फ एक साल से ना लगाएं, 2 प्रोजेक्ट सिर्फ आपको बताए हैं कि मतलब बाकी तो आपको बहुत ज़्यादा दुनिया भर में स्कॉलरशिप जिनको हम लोगों को तैयार करते हैं और लोग जाते हैं, तो सिर्फ 2 में देखिए कितने ज़्यादा जा रहे हैं। और ये सिलसिला शुरू से ही चल रहा है, टारगेटेड होता है बाकायदा कि हमने इस स्कॉलरशिप को टारगेट करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी तादाद बढ़ती है, जैसे एरास्मस में बढ़ी, इटालियन में बढ़ी, और इस तरह करके बाकी स्कॉलरशिप हैं, साउथ कोरियन, जापानीज़ गवर्नमेंट के आपको स्कॉलरशिप नजर आएंगे। तो अगर आप पूछे तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो लाखों में है इनकी तादाद जो इस ग्रुप से करके मतलब हेल्प हासिल करके आगे गए। और मैं एक चीज़ बता दूँ जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में अगर कोई स्कॉलरशिप्स के बारे में पाकिस्तान भर में जब से भी शुरू है, वी आर द फर्स्ट वन
जिसने ये लोगों को हेल्प करना स्टार्ट की, और जितने भी आजकल हेल्प कर रहे हैं वो फॉर श्योर हमारे ही ग्रुप से या मेरे से डायरेक्टली ट्रेन हुए हैं या इनडायरेक्टली मेरे से ही ट्रेन होकर आगे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दिस इज द ओनली एंड फर्स्ट ग्रुप जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, आपने कहा लाखों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, तो क्या दुनिया भर में स्कॉलरशिप्स इतनी तादाद में मैसर होती हैं, अवेलेबल होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, दुनिया में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे, मास्टर्स पे नहीं, पीएचडी पे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनीज चाहती हैं कि आगे इनोवेट करें चीज़ों को, इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि नई से नई इनोवेशन आए, प्रोफेसर चाहते हैं कि नई से नई चीज़ें ईजाद हों, तो उनको वर्क फोर्स चाहिए होती है। तो वो वर्क फोर्स जो है वो आपको पता है कि हमारी यूथ, हमारे मुल्क की यूथ है या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की यूथ है जो इस चीज़ को पूरा कर सकती है। तो सिर्फ मसला इस चीज़ का कि इस यूथ को डायरेक्ट किया जाए सही डायरेक्शन के अंदर। तो हमने सिर्फ ये किया है कि उसको सही डायरेक्शन में डाइवर्ट किया, और देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैब पोजीशन। ये स्कॉलरशिप्स तो चंद ही आपको नजर आते हैं कि अच्छा जी ये वाला स्कॉलरशिप है, ये वाला, लेकिन बिलीव मी हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ पोजीशन हैं जो कि लैब से निकलती हैं, कि प्रोफेसर को लैब के अंदर रिसर्च के लिए कोई बंदा चाहिए, और वो उसको चाहिए होता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस, और वो क्या होता है जी, वो हमें पोजीशन बताते हैं, हम वो लोगों को बताते हैं, लोग उस पर अप्लाई करने चले जाते। तो मास्टर्स और उसकी जो स्कॉलरशिप है वो कम नज़र आते हैं, जो आप कहते हैं ना कि भाई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम, लेकिन इससे कई कई 100 गुना ज़्यादा हैं जो आप समझ लें लैब बेस्ड पोजीशंस हैं, या यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एडवर्टाइज नहीं हुए, या लोकल लैंग्वेजेस में ऐसे हैं जो एडवर्टाइज होते हैं, मतलब गूगल नहीं उन्हें ख़ास तौर पे क्या कहते हैं सर्च इंजन उनका पकड़ पाता, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। तो इस तरह के स्कॉलरशिप पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ओपन स्कॉलरशिप्स तो नज़र आ ही रहे हैं, उनके अंदर हमारा सिर्फ ये काम होता है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर एप्लीकेशन के लिए तैयार करें। अच्छा, तो क्या आपका ये जो नेटवर्क है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसकी कोई रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं? हाँ जी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जब से हमने शुरू किया है अब तक बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई ले भी रहा हो, अगर हमें पता चले कि कोई इस चीज़ के पैसे ले रहा है तो हम उसको डिस्करेज करते हैं और अपने साथ नहीं काम करते। वाह जी, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। अच्छा, ये बताएं किस तरह की स्कॉलरशिप ज़्यादातर अवेलेबल होती हैं दुनिया भर में जिसमें पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप इस वक्त टेक्निकल फील्ड्स के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा आती है नॉन टेक्निकल फील्ड, जिसके अंदर सोशल साइंसेज, आर्ट्स और इस तरह की बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं जिस जो टेक्निकल नहीं है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो वो इसके अंदर कम है स्कॉलरशिप्स, लेकिन ये नहीं है कि इसके अंदर स्कॉलरशिप नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त नॉन टेक्निकल फील्ड्स के ऊपर स्कॉलरशिप्स के ऊपर जा रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क के अंदर अवेलेबल है स्कॉलरशिप। यूरोप के अंदर डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, कई कंट्रीज़ दे रही हैं हमें, कई गवर्नमेंट्स हमें दे रही हैं स्कॉलरशिप्स। जिस तरह अभी जर्मनी का डार्ड आया हुआ है स्कॉलरशिप, उसके लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा लोकल यूनिवर्सिटीज़ हमें कई ममालिक के अंदर देती हैं, चाइना है, साउथ कोरिया है, वहाँ मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा यूएस के अंदर अवेलेबल है, कनाडा के अंदर अवेलेबल है स्कॉलरशिप। तो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर अवेलेबल है। बल्कि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था, एक जगह मैं लेक्चर दे रहा था, और वो स्टूडेंट्स थे जर्नलिज्म के, और आपको पता है कि चिली एक कंट्री है, मुझे खुद नहीं इसके बारे में अंदाज़ा था, कुछ पाकिस्तानी वहाँ के बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स वहाँ अवेलेबल हैं, और उनकी यूनिवर्सिटीज टॉप रैंकिंग के अंदर हैं। अच्छा, इस फील्ड के अंदर। तो मतलब अगर लोग वहाँ अप्लाई करें तो यूनिवर्सिटी ना सिर्फ आपको स्कॉलरशिप देती है बल्कि फंडिंग अच्छी खासी देती है, और आप वहाँ जाएं, और उस फील्ड के अंदर मतलब लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था, और कई पाकिस्तानी वहाँ गए। तो अगर आप देखें आप, तो देयर आर मैनी वेज कि आप सर्च करें यूनिवर्सिटीज़ को जो आप समझते हैं आपके लिए बेहतर है, मुल्क आपके लिए बेहतर है, यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग के अंदर है, आपकी फील्ड अच्छी में है, वो अच्छी रैंकिंग के अंदर, उसका सर्च करें। और स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मतलब अगर आप मुझसे अभी भी, मैं आपको ये कहता हूँ, कोई भी कंट्री का नाम बताएं, आई विल टेल यू द नेम स्पेसिफिकली कि ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है और उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सही है, ठीक है। तो अच्छा, चल स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या है, क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, क्या चाहिए होता है यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स में? जी, स्कॉलरशिप जो अवेल करने का बेसिक क्राइटेरिया तो ये है कि जो कि नॉर्मल है, जो हर एक को मालूम है कि जी आपके पास रिजल्ट अवेलेबल हो,
कुछ केसेस में वेटिंग रिजल्ट पे भी दे देते हैं। दूसरा ये है कि जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश टेस्ट स्कोर्स की। आइल्स या टॉफल में से एक टेस्ट स्कोर आपके पास अवेलेबल हो, और जिस आइल्स का अगर मैं बताऊं तो 6.5 बैंड होना चाहिए। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीरियस होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के ऊपर दुनिया भर से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। मेन चीज जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो एप्लीकेशन को अपने बेहतरीन तरीके से मिलाते हैं। बेहतरीन तरीके क्या मतलब है कि वो पहले तो रिक्वायरमेंट्स देखें, उस एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ रिक्वायर है उसको पूरा करें, जो कि बेसिक मैंने आपको बताया हर कोई पूरा कर लेता है। ये डिग्री वगैरह है वो अप्लाई कर दिया उन्होंने, आइल्स और टॉफल सेकंड स्टेज पे उन्होंने वो भी लोगों ने कर लिया। सही। अच्छा, अब ये जो अप्लाई करते हैं लोग आपके नेटवर्क के जरिए, तो आप अपने नेटवर्क में किस तरह स्टूडेंट्स की तैयारी करवाते हैं स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने के लिए? इस तरह के ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स के लिए गाइड्स वगैरह बनी हुई हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप हासिल की है उनके हम लेक्चर्स वगैरह करवाते हैं जैसे ही वो उनकी डेट्स ऑन होती हैं, बल्कि हम एडवांस में करवाते हैं। जिस तरह ट्यूशन सेंटर्स पे वो पहले तैयारी करवाते हैं FSC की, उस तरह हम पहले से पोस्टिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं अप्लाई करें। फिर वॉलंटियर बेस के ऊपर हेल्प है, तो स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन होते हैं वो ग्रुप पर पूछते हैं, हम उन्हें टैग करते हैं स्टूडेंट्स को जो कि जा चुके हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, या स्टूडेंट खुद उनकी पोस्ट ढूंढ कर उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं कि भी हमें एप्लीकेशन किस तरह करना चाहिए। फिर जब स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम वो कलेक्टिवली उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है जो उनके फैक्टर बनी है उनके सक्सेस का, वो शेयर करते हैं कि जो लोगों को आम स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आ रही होती, तो वो हम बाकायदा रिव्यू करते हैं, देखते हैं अच्छा यार ये चीज़ हमें लग रही है कि ये अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के अंदर ये अप्लाई करेंगे अपने प्रोफाइल्स के अंदर तो वो आगे चलती जाएगी। तो इस तरह करके हम वो सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को, बच्चों को अपडेट करते रहते हैं और वो इस तरह अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप लेने के बाद वापस नहीं आते, वहाँ जरा दाएं बाएं हो जाते हैं, वो पतली गली से निकल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, कोर्सेज भी छोड़ देते हैं। इस किस्म के लोगों का इनके साथ क्या मतलब, ये क्या बड़ा है आपका कभी इस तरह के लोगों से, और कैसे आप इंश्योर करते हैं कि ऐसा ना हो? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्कॉलरशिप्स हासिल होते हैं इसमें बड़ा रेयर चांस होता है कि स्टूडेंट्स कहीं इधर उधर जाएगा। मैं स्टूडेंट्स को ये हमेशा समझाता हूँ कि अगर आप बाहर जॉब हासिल करना चाहते हैं यूरोप US के अंदर, तो ये लीगल वे है, फास्टेस्ट वे। देखें, आपने गए 2 साल की डिग्री हासिल की, आपका लेवल भी अपग्रेड हुआ और आपको जॉब सर्च वीज़ा भी अलाउड होता है, तो आप लीगल वे से अगर करें ना तो आप फौरन जा सकते। इसकी बजाय जो स्टूडेंट मेहनत करता है, अच्छा हम बैचलर बेस पे डिग्री कर लिया, अब हम बाहर जॉब के लिए तलाश करते हैं, वो बड़ा टफ प्रोसीजर है, क्योंकि मुल्क के असूल ही ऐसे हैं कि वो बच्चा उस वक्त ही बुला सकते हैं, फ्रेशर को तो वो बुला ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं इस तरह का जो डिग्री की है वो तो हमारे पास भी मौजूद है। तो अगर आप वहाँ से मास्टर्स की डिग्री कर लें तो होता क्या है, स्टूडेंट्स बड़ा ही रेयर चांस होता है, नॉर्मली ये वो वाले स्टूडेंट्स का केस आता है जो कि स्कॉलरशिप मिल जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने पैसे किसी से लिए हुए होते हैं या इस तरह के होते हैं। ये जो स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं ऑलमोस्ट फ्री है, दे आर गेटिंग ह्यूज फंडिंग। फॉर एग्जांपल ये अभी एरास्मस के मैं बताया था, 1200 यूरो पर मंथ उनको मिलते हैं। हमारी क्यूरी जो स्कॉलरशिप PhD का 2000 यूरो से ये स्टार्ट होता है इसका स्टाइपेंड, और ये आगे 4000 यूरो पर मंथ तक जाता है। तो ये इस तरह करके ये स्टाइपेंड्स बड़े ह्यूज होते हैं। तो क्या होता है कि जब स्टूडेंट ये हासिल कर लेते हैं और उसको भी पता होता है कि उसका जो ट्रैक है वो इतना बेहतरीन हो चुका है कि वो जैसी डिग्री करेगा उसको बड़ी बेहतरीन किस्म की जॉब किसी अच्छी कंपनी में मिल जाएगी। तो इस वजह से स्टूडेंट नॉर्मली बहुत ही रेयर चांस है कि कभी इस तरह हुआ हो। ज़बरदस्त सर, बेहतरीन। ये तो अच्छा, एक्सपीरियंस जो है उन लोगों जिन लोगों के पास होता है उनको भी मिल जाती है क्या स्कॉलरशिप? मतलब मुझे अगर जर्नलिज्म में स्कॉलरशिप लेनी है तो क्या मिल जाएगी? मतलब काफ़ी अर्सा पहले मैंने तो अपनी डिग्रियाँ मुकम्मल की थी, ये मुझे बताइए। जी बिल्कुल, ये तजर्बे की बेस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊं। जर्नलिज्म तो इसके बारे में बात अभी मैं करता हूँ, या स्पेसिफिक फील्ड जो भी, तजर्बा एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टूडेंट्स मेरे पास जब सवाल के लिए आते हैं सबसे पहले कहते हैं सर तजर्बा नहीं, हमारा गैप है, मतलब स्टडी गैप। मैं उन्हें कहता हूँ यार स्टडी गैप होना या तजर्बा होना या इवन आपने कुछ भी नहीं किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको अपनी पावर बनाएं और अप्लाई करें। लोग बड़ा पसंद करते हैं कि जो एजुकेशन छोड़ के पहले जिंदगी को समझते हैं या काम करते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। तो ये किसी भी एप्लीकेशन में आप लिखेंगे ना, ये दे विल लाइक इट। आपको भी पता है US और यूरोप के अंदर नौजवान अपनी एजुकेशन छोड़ते हैं, घूमने निकल जाते हैं, बैग पकड़ा चले गए और फिर वापस आए भी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। सही है, ठीक है, हो गया जी, डन है, तय हो गया। सही है। अच्छा, इस वक्त दुनिया भर में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जहां पर लोग अप्लाई कर सकते हैं? इस तरह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त PhD के ऊपर स्कॉलरशिप्स हासिल होती हैं, मिलती हैं, फिर उसके बाद मास्टर्स की हैं, उससे कम आप कह सकते हैं बैचलर्स की,
और फिर बाकी मुतफरिक हैं कि कई फील्ड्स के अंदर और कई लेवल्स के ऊपर मिल जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसके ऊपर पीएचडी के लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और मास्टर्स के लिए उससे थोड़ी सी कम अवेलेबल। बस जी, डन हो गया वकार बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ज़बरदस्त आपने गाइड किया। अभी तो गाइडेंस शुरू होगी, अभी तो गाइड करेंगे वो, अभी तो उन्होंने सिर्फ आपको बताया है कि यू कैन अप्लाई। हाँ ठीक है, यू कैन अप्लाई, मतलब इतना टाइम ऑल ऑफ यू कैन अप्लाई, बिल्कुल। और पीएचडी के लिए करेंगे अब, क्या मास्टर तो 2-3 कर लिया, अब क्या करें भाई। मैं तो यही, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर काम किया, सुपर कोर्स निकालें, यूनिवर्सिटीज को चाहिए कोई सुपर कोर्स लाएं। सुपर कोर्स क्या? सुपर कोर्स में मिसाल के तौर पे आपने 2-3 मास्टर कर लिए, मैंने मास्टर और बैचलर मिला के बहुत सारे मिक्स एक चार्ट सी बना ली। अब इसके बाद कोई सुपर कोर्स आए और वो उन फील्ड्स में हो कि जिनसे आपका ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे वो एक प्री रिक्विजिट होता है ना कि भाई आपने मेडिकल में जाना है तो प्री मेडिकल किया हो। तो अब अगर किसी ने प्री मेडिकल नहीं किया तो वो मेडिकल में कैसे जाके एक सुपर कोर्स करके, चलो मेडिकल तो ज़रा ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एक फील्ड है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी हो सकती हैं, डिजिटल की फील्ड्स हो सकती हैं जिसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मुझे सीखना है भाई, कोई आईटी रिलेटेड बिजनेसेस को मैनेज करने का कोई गुर सीखना है, तो आईटी बिजनेस मैनेजमेंट, ये 3 इस किस्म का सुपर कोर्स शॉर्ट हो। लेकिन ये उधर जाके ना इंटरव्यू में नहीं कह देना। अच्छा हाँ ठीक है, हमको अवैस इमेजिनेटिव इनोवेटिव लोग चाहिए। हाँ हाँ, वो लकीर के फकीर नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझे तो स्कॉलरशिप चाहिए, बस स्कॉलरशिप चाहिए। 2000 यूरो पाउंड वाउंड भी मिलेंगे, 2000 से 4000 तक गेम में जाती है। बच्चों को मैं ले जाके बाहर जो है ना सेटल होऊंगा, पीएचडी करूंगा, फिर वापस आके मुल्क की खिदमत भी करूंगा। 4-5 साल पढ़ना पड़ेगा फिर। हाँ 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 हाँ, इंशाल्लाह नाज़रीन, बस तय हो गया। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। गाना सुनाते हैं, कोई गाना सुना देते हैं। सुनाए मत, नहीं खुदा का वास्ता है, सुनवा दे। हाँ, सुनाना शुरू हो जाए। अब नहीं भाई, नहीं अवैस नाज़रीन, हम गाना लेके आए हैं और जबरदस्त गजल लेके आए हैं। बेसिकली पुराने वक्तों की है, लेकिन इसको बार बार हर दौर में ही किसी न किसी ने गाया और अपने तरीके से गाया, और जाहिर है इसकी एक लाइफ तो है, और ये एक एवरग्रीन किस्म के जो हमारे हैं आर्ट के नमूने, उनमें से ये एक है। भाई रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। अहमद फराज साहब, क्या कमाल आपने कर दिया, जबरदस्त, मजा आ गया। उसके बाद कमाल दर कमाल इसके साथ होता रहा। पहले अहमद फराज साहब ने कमाल किया, फिर अभी रिसेंट जो चीज़ हमने देखी उससे शुरू कर लेते हैं। मोहम्मद अली साहब ने कमाल कर दिया। मोहम्मद अली साहब की आप देखें, शेप बड़ी हुई, आंखों धसी हुई, क्या उन्होंने एक्सप्रेशन। फिर ज़ेबा मोहम्मद अली, कमाल जोड़ी, क्या बात है भाई, कमाल हीरो हीरोइन इसको साहब ने क्या खूबसूरत गाया इसको। बिल्कुल, उससे पहले वो इकबाल बानोर साहिबा ने गाया था, आगाज तो उन्होंने किया था इसका, खातून की आवाज में लेटेस्ट है वो अली सेठी साहब ने गाया। हाँ, उन्होंने भी उसको अपना एक रंग दिया और एक नए दौर का अच्छा गाया उन्होंने भी, बिल्कुल अच्छा गाया। वो गीत इतना खूबसूरत है वैसे, बिल्कुल। अल्फाज पर आए, हाँ अल्फाज पर आए जी, आए। हाँ, अल्फाज कौन से हैं ऐसे भाई आपको लगा? रंजिश, बिल्कुल रंजिश, मैं नाराज हूँ भाई, या उनके दरमियान नाचाक, चलो नाचाकी भी एक है, लेकिन रंजिश चल रही है भाई। बिल्कुल, ये है बड़ा अच्छा लफ्ज है, ठीक है। फिर उसके बाद मरासिम, पहले से मरासिम, ताल्लुक भाई, हमारे आपके जो मरासिम है वो पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, रिश्ता एक तरह से जिसको कहते हैं आमतौर पे, ताल्लुक है जो हमारा एक रिलेशनशिप जिसको आप कहते हैं ना, आजकल अंग्रेजी बोलते हैं रिलेशनशिप, बिल्कुल, इट्स नॉट गोइंग ओके, सो वुड यू प्लीज कम फॉर द सेक ऑफ पीपल। ऐसे ही ना करना, अंग्रेजी तर्जुमा इसका बहुत बहुत दिल पर ग्रां गुजरेगा दिल पर, लेकिन मतलब पहले से मरासिम ने सही, फिर भी कभी तो यस, even if we are not connected the way we were before, yes, but still you can come just for the sake of this whole relationship, this whole क्या कहते हैं उसको, worldly affairs। रंजिश ही सही, फिर भी दिल ही दुखाने, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए। यस, देयर आर प्रॉब्लम्स बिटवीन अस, बट यू कैन कम टू हर्ट मी, जस्ट कम एंड हर्ट मी। कम ऑन, अहमद फराज साहब ने आपके साथ करनी है ना इसके बाद। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, जस्ट कम एंड देन गो अगेन, लीव मी, जस्ट कम फॉर गोइंग बैक अगेन, लीविंग मी अगेन, इसी तरीके से होता है। तो एक तो रंजिश है, मरासिम है, और कौन सा? सबब है, वजह, बिल्कुल, जो कि हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, वजह, उसमें सबब का लफ्ज़ है। फिर पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्म रहे दुनिया ही निभाने के लिए, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम,
तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए क्या बात है, जबरदस्त, कमाल ही कर अब दिया। तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए बस लेट्स वाइंड इट अप, कम ऑन। ये नाजरीन बस अब अवैस जो है वो आपे से बाहर हो गए बिल्कुल। मोहम्मद फराज साहब, मेहदी हसन साहब, ये सब लोगों ने जो अवैस के साथ कर छोड़नी है ना, मैं तो इसमें कोई शामिल नहीं हूँ इस चीज़ में जो ये कर रहे हैं, लेकिन ये हमने आपके लिए आज रखा था। हमने सोचा आपको ज़रा ये सुनवाएं, थोड़ा सा पीछे लेके जाएं माजी में और उर्दू सिखाएं। सही, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। लेट्स गो एंड देन कम बैक अगेन। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपकी हम मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सहाफ़ी से जिसकी सहाफ़त ने नाम तो बड़ा बनाया, लेकिन वो सहाफ़त अच्छी खासी मुश्किल रही उनके लिए। सहाफ़त मुश्किल यूँ रही क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी कमी थी कि जो कि ज़ाहिर है जब इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है तो बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि जो कि हिम्मत हार जाते हैं और बिल्कुल थकार कर बैठ जाते हैं कि बस अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने उस मुश्किल का मुकाबला ऐसे किया कि सारी दुनिया ने देखा। हमारे साथ मौजूद है सरदार अहमद पीरज़ादा साहब, जो कि पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने APNS का बेस्ट कॉलमनिस्ट का अवार्ड भी हासिल किया है और ये तमाम कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं अपने नाबीना होने के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा आपकी इस ब्लाइंडनेस के बारे में ही बात कर लें, ये हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो आपकी ब्लाइंडनेस है क्या ये कंप्लीट है या पार्शल है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक तो यही वजह कि आपने मुझे हाज़िर होने का मौका दिया इतने अहम प्रोग्राम में और इतने अहम लिसनर्स और व्यूअर्स के सामने। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको शुक्रिया अदा करने की बताना चाहूँगा कि ये जो आज का प्रोग्राम मेरे हवाले से हो रहा है वो डिसेबल पर्सनस का, आप समझिए कि इंक्लूसिव सोसाइटी के हवाले से आप प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी जो इस माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का, तकरीबन 17%, यानी अगर 24 करोड़ की आबादी कहें तो आप कहिए कि 4 करोड़ के लोग जो हैं वो डिसेबिलिटी का शिकार है। उनके लिए आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं और ये इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ एक बहुत अहम कदम है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। तो लिहाजा इसलिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब आपके जो आपने मुझसे सवाल किया, देखिए कि डिसेबिलिटी की 2-3 बड़ी वजूहात होती हैं। एक होती है जेनेटिकली, एक होती है एक्सीडेंटली, एक होती है कि आपका किसी भी और बीमारी फौरी हो जाए उस वजह से भी। मुझे बचपन में ग्लोकोमा था, काला मोतिया जिसे कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो विज़न मेरी ख़त्म हो गई और उसके बाद यकीनन जो था, आप कहिए कि मुश्किलात कहेंगे आप या जो प्रॉब्लम्स कहेंगे वो तो कोई भी बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। एक बात ज़हन में रखिए कि आज का दौर 2023 का है और मेरा ज़माना 70s और 60s का है। उस ज़माने में ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना ही इतनी अवेयरनेस थी। अवेयरनेस बहुत बड़ी एक पावर होती है आपके पास। अगर किसी माशरे, सोसाइटी या किसी इंसान को अवेयरनेस आ जाए तो समझिए उसके पास जिन आ गया। उस वक़्त वो भी नहीं थी, लेकिन उस दौर में मैंने जब मुझे ये महसूस हुआ और मेरे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये बता दिया मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मैं बहुत बच्चा था, कि एक स्टेज आएगी कि आप ब्लाइंड हो जाएंगे। और मैं अपनी ज़िंदगी के हाफ में तकरीबन ब्लाइंड टोटल हो गया था। इस वक्त मैं मुकम्मल ब्लाइंड पर्सन हूँ। तो मुझे उस वक्त बहुत ही ऑप्शंस थी कि मैं क्या करूँ। बच्चा था, स्कूलिंग अभी शुरू की थी रफली मैंने, तो लेकिन एक फ़ैसला किया मैंने किया और मेरा साथ मेरे पेरेंट्स ने दिया और वो फ़ैसला ही आज मुझे आपके सामने यहाँ बिठाए हुए है। वो फ़ैसला था कि मैंने पढ़ना है, हर सूरत में मैंने तालीम हासिल करनी है, ख्वाह कुछ भी हो। और फिर मैं साथ एक बताता चलूँ कि आजकल एक ब्लाइंड फ़र्द के लिए तालीम हासिल करने के बेशुमार तरीके हैं। टेक्नोलॉजी मौजूद है और बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा ताल्लुक़ खुशाब डिस्ट्रिक्ट जौहराबाद से है। सहरा था तो आप बिलीव कीजिए कि वहाँ ब्रेल भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने जो आप कहिए कि जो आम स्कूल थे आम बच्चों के, वहाँ पे मैंने तालीम हासिल किया। अब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त अवेयरनेस भी ना, और मेरे जो साथ मेरे स्टूडेंट कोलीग्स थे, मेरे जो साथी थे और मेरे जो टीचर्स थे, वो किस हद तक मुझे एक्सेप्ट करते होंगे या मैंने कैसी वहाँ पे एक स्ट्रगल करके वो तालीम हासिल की। और इन शॉर्ट
कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तालीम के साथ जितनी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, आप कहिए कि मैंने कॉलेज में जाकर जो मैगज़ीन था उसका एडिटर भी रहा, मैं जर्नलिज़म मैंने मास्टर किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और पोजीशन ली मैंने यूनिवर्सिटी में पोजीशन। उस वक्त जर्नलिज़म होता था, बाद में मैस कम्युनिकेशन बना, अब इसे मीडिया स्टडीज़ भी कहा जाता है। खैर तो लेकिन इसके साथ साथ व्यूअर्स के लिए भी, आपके लिए भी अर्ज़ ये कि करिकुलम एक्टिविटीज़ जो सिर्फ लिखाई पढ़ाई की नहीं बल्कि मैं गेम्स में भी हिस्सा लेता था। अरे वाह। किसी एक तरीके से, मसलन मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हमारी एक प्रीवियस और फाइनल जब क्लासेस होती थी उनके मैच करवाना, मैं उसका मैनेजर नॉर्मली हो जाता था। तो एक क्रिकेट मैच हुआ तो मैं उसका मैनेजर हो गया, तो यानी मैंने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। तो ये एक वो अज़्म था, वो फैसला था कि मैंने आगे बढ़ना है, दौड़ते हुए, चलते हुए, रेंगते हुए आगे बढ़ना, लेकिन आगे बढ़ना है। क्या बात है, ज़बरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा पीरज़ादा साहब ये बताएं कि अब आपको नाजरीन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जाहिर है वो पाकिस्तान के एक नाबीना सहाफ़ी के तौर पर तो देख रहे हैं, लेकिन चश्मा आपने लगाया हुआ है, तो वो ये चश्मा देखकर ये भी सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि क्या ये नज़र का चश्मा है, क्या वाकई ही पूरी आपकी आई साइट नहीं है, मतलब या उसमें कोई थोड़ा बहुत नंबर रहता है, तो ये इसका क्या आप जवाब देंगे लोगों को? बहुत शुक्रिया, बड़ा दिलचस्प और बहुत अहम सवाल है। ये चश्मा जो मैंने लगाया हुआ है ये 0 नंबर का है, यानी इसे कोई भी लगा सकता है, ये नंबर नहीं है। अब आप यकीनन पूछेंगे मैंने फिर क्यों लगाया हुआ है। मैंने जब बचपन में मेरी आई साइट बहुत लो थी तो उस वक्त मैंने नंबर का एक चश्मा लगाया था, लेकिन वो फिर आदत पड़ गई। इसकी मिसाल आप यूँ ही ले लीजिए कि जैसे एक किसी फ़र्द को, किसी पर्सन को एक स्टिक लेकर चलने की आदत होती है तो वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो अब ये चश्मा महज एक मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, इसमें नंबर नहीं है, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। क्लिनिकल चेक का चैलेंज हो सकता है। अच्छा चेक क्या, हम क्या चेक करने वाले कौन होते हैं भाई, बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपके जो ये जो काम है आपका जर्नलिज्म, उसकी तरफ आते हैं। जर्नलिज्म की तरफ आप कैसे आए, कैसे आगाज़ किया आपने? मैं एक जुमला बोलूँगा, यकीनन आप मुस्कुराएंगे भी और हंसेंगे भी, मुझे बचपन से शौक़ था। कॉमन ये इतना जुमला है जो बहुत अहम भी है और यकीनन बोला भी जाता है। मैं बहुत स्कूल एज से लिखता था। अच्छा। फिर वही मैं करूँगा, मेरा ज़माना वो आज का नहीं है। 70s 60s के ज़माने में जब बिल्कुल भी अवेयरनेस, ख़त लिखना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, या आप कहिए कि खतूत को ही एक बहुत बड़ा राइटर समझा जाता था जो ख़त लिख लेते थे बाकायदगी से। तो लेकिन उस वक्त भी मैं अपने जो शहर था, जो अपनी स्कूल की, कॉलेज की छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको एक पैरे की सूरत में करके पोस्ट कर देता था अखबारात में। उस वक्त तो मीडिया सिर्फ अखबार था, या एक बहुत थोड़ा बहुत स्टेट चैनल जो PTV कहलाता था वो होता था, या रेडियो पाकिस्तान था। तो मैं अखबारात में छोटी छोटी पोस्ट कर देता था, कभी वो छप जाती थी और मुझे पता भी कई महीने बाद चलता था, और कभी नहीं छपती थी। लेकिन वाकई कि मुझे ये बुनियादी तौर पर शुरू से लिखने का और पढ़ने का भी मुझे बहुत शौक़ है। वही शौक़ शायद मुझे ले आया, मैंने जर्नलिज़म में एडमिशन लिया, और यकीनन जब जर्नलिज़म में लिया तो आपके सामने एक ट्रैक आ जाता है, आप लाइन पे चढ़ जाते हैं। फिर मैंने बड़े बड़े असातिज़ा जो हैं, मेरी बहुत खुशकिस्मती ये कि मेरे जो टीचर थे वो भी बहुत बड़े बड़े नामवर असातिज़ा थे, और जिनके साथ मैंने काम किया, मसलन ज़हूर आलम शहीद बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त में, उनके साथ मैंने काम किया। और भी आप जितने उस वक़्त के अखबारात उर्दू के, ख़ास तौर पर उर्दू के, और पाकिस्तान टाइम अंग्रेज़ी का होता था, उसमें भी मैंने काम किया। आप बिल्कुल, मैं हैरान करने के लिए बात नहीं कर रहा, यकीनन मेरी नज़र बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अच्छा। नियर टू आप समझिए कि मैं ब्लाइंड था। मैं सबिंग भी करता था, मैंने रिपोर्टिंग भी की, और आप तो शायद नहीं, लेकिन उस दौर के लोगों को मालूम होगा कि प्रूफ रीडिंग भी खुद करनी पड़ती थी। बहुत मुश्किलात थी। फिर एक क्रीड होती थी अखबारात में, अब तो शायद नहीं है वो, कि जो जिस तरह एजेंसीज़ होती थी जो न्यूज़ भेजने वाली, वो एक रोल लगा देती थी और उसमें ख़बरें टाइप होके आती थी। अच्छा। दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि वो जब वो सही से टाइप होती थी स्याही से, तो ज़रा शौक़ स्याही होती थी। बाज़ औक़ात मेरी ड्यूटी होती शाम की, दिन की, वो चल चल के मध्यम हो जाती। अब मुझे जाहिर है कि मैं कहता था कि मैं काम करूं भी सही, तो फिर मैं फ़ोन करके वो एजेंसी को कहता था कि आपकी सही चल नहीं रही, हालांकि वो डिम हुई होती थी, तो वो आके बदलते थे और फिर मैं उसके बाद वो दोबारा से उस पर काम करता सही था। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान के पहले नाबीना सहाफ़ी या वाहिद नाबीना सहाफ़ी हैं?
देखिए डिसेबिलिटी की तो कई फॉर्म्स है ना, लेकिन जो ब्लाइंड जर्नलिस्ट है, मैं इसलिए फर्स्ट ब्लाइंड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान इसलिए कहता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ ये भी मैं अर्ज करूँगा। लेकिन देखिए कि मैंने तालीम भी जर्नलिज्म में हासिल की, फिर मैंने जर्नलिज्म के सारे शोबे जो हैं, सबिंग है, रिपोर्टिंग है, फिर एंकरिंग है, फिर प्रोग्राम, उस वक्त टीवी होता था, मैं टीवी में भी जाता था, रेडियो में भी जाता था, जितने शोबे हैं सब में मैंने काम किया है। फर्स्ट ब्लाइंड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान मैं ही हूँ। और दूसरी मैं ये बताना चाहूँगा कि अक्सर पूछते हैं लोग कि मैं अपने नेम प्लेट के साथ फर्स्ट ब्लाइंड जर्नलिस्ट ऑफ ब्लाइंड क्यों लिखता हूँ। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर है वजह यह है कि मुझे होता था एहसास कि बाज़ औक़ात मैं बैठा होता था अपने ऑफिस में काम कर रहा, तो लोग आके मुझे मिलते तो उन्हें शायद फौरी तौर पे नहीं पता चलता था कि मैं ब्लाइंड हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अंदर इतनी कंपोज किया अपने आप को, इतना कॉन्फिडेंट कि आप कहिए कि मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात ऐसा ही है, बिल्कुल हम आपको देख रहे हैं, होता था। दूसरा मुझे हुआ कि जब मैं ये लिखना शुरू किया तो कई लोग जो पाकिस्तान में डिसेबल थे और जो ब्लाइंड थे उनको बहुत हौसला मिला। कई लोगों के, कई बच्चों के, कई न्यू यंग लोगों के पेरेंट्स ने मुझसे रब्ता किया, और अब आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में बेशुमार ब्लाइंड जर्नलिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे रेडियो की साइट पर भी, टीवी में भी मौजूद हैं और रिपोर्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं। दुनिया में तो हैं, अमेरिका में, हमारे हमसाए ममालिक में बाकायदा यूनियन है ब्लाइंड जर्नलिस्टों की। तो लिहाजा मैंने इस वजह से फर्स्ट ब्लाइंड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को लिखना शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक आप पर आपके काम के दौरान एक बैन भी लगा था, वो क्या था, वो कैसे लगा था, वो ख़त्म कैसे हुआ? देखिए कि मैं चूँकि जर्नलिज़म में काम भी कर रहा था और उसके साथ मैं एक अदारे में भी जॉब मैंने शुरू कर दी, क्योंकि बिल्कुल अगर हम क्लियर बात करें कि पाकिस्तान में जर्नलिज़म में उस वक़्त जब तक चैनल नहीं आए थे इतना रोज़गार नहीं था और इतनी अच्छी पैसा नहीं था, उसमें सैलरीज भी नहीं थी, और मेरे जैसे शख्स को अखबारात कबूल भी नहीं करते थे। बड़ा ऑनेस्टली मैं बात करूँगा, बेशक मेरे वहाँ पे जो काम करने वाले सीनियर्स थे बहुत मेहरबान थे, बहुत सिखाया उन्होंने मुझे, लेकिन एक एज ए अदारा मुझे एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी। मैंने ज़ाहिर है कि ज़िंदगी गुजारनी थी, वही फैसला जो शुरू में किया हुआ था कि कहीं भी हार नहीं माननी, तो एक अदारा था, वहाँ पर मैंने जॉब शुरू की। मैं बहरहाल उस अदारे का मैं अब चीफ एडिटर तक भी पहुँचा हूँ उस मैगज़ीन के। उस दरमियान में एक चीज़ आई कि आप जो रेगुलर जर्नलिज्म है, यानी मैं कॉलम भी लिखता था और ये वो छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ और आइन मुझे इजाज़त देता है कि मैं इजहार ख्याल करूँ, और मैं किसी ऐसे सेंसिटिव अदारे में भी काम नहीं कर रहा, लेकिन वो बाज़ औक़ात बॉसेस का जो मूड होता है वही कानून होता है। ये मैं फिर दोहराता हूँ कि बॉसेस का जो मूड है वही कानून बन जाता है हमारे यहाँ, कानून इटसेल्फ एज नहीं होता। तो उस दौरान मुझ पे उन्होंने कुछ पाबंदी वगैरह भी लगाई, लेकिन आई स्टूड, मैं खड़ा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर मैंने कन्विंस किया और मैंने आगे उस पर काम करता रहा, और अब तक मैंने प्रैक्टिसिंग जर्नलिज़म और रेगुलर जर्नलिज़म गुज़श्ता 30-35 साल में शायद एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा। माशाल्लाह। अच्छा, आपको जो अवार्ड मिला था APNS की तरफ से बेस्ट कॉलम का अवार्ड, वो क्या, उसकी भी तफसील बताइए। मैं आर्टिकल भी बताता हूँ जो आप बिल्कुल आपने से, ये था APNS बेस्ट उर्दू कॉलम। हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान का जो प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी का ये अवार्ड होता है, तो वो अवार्ड देने के लिए नॉमिनेशन नहीं करते, वो मांगते हैं, कॉलम्स मांगते हैं, हज़ारों आते हैं, फिर एक ज्यूरी बनती है जिसमें रिटायर्ड जजेस भी होते हैं, जर्नलिज्म के भी लोग होते हैं, सिविल भी बहुत बड़ी ज्यूरी होती है। वो मार्किंग करते हैं जैसे पेपर्स में हो, तो उस पर कॉलम पे ना नाम लिखा होता है, वो काट देते हैं, और ना ही अखबार का नाम। तो उन्होंने जब फाइनल कर लिया और वो जो हज़ारों कॉलम आते एक बंदे को दिया जाता है। 2012 में मुझे दिया APNS कराची से मुझे फ़ोन आया कि आपका ये हो गया है। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा जी आप नाम दोबारा चेक करें, कहीं आपको गलती लगी होगी कि मुझे आप दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं दे दें। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये प्रेसिडेंसी में होना था उस वक़्त ये अवार्ड, और प्रेसिडेंट जो देन प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे बाकी लोगों को भी अवार्ड दिया। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा कि एक रिक्वेस्ट है कि मुझे 2 कार्ड भेजिए, कि एक कार्ड दिया जाता था। तो मैंने कहा क्या
कहते क्यों? मैंने कहा कि मैं ब्लाइंड हूँ और अकेला नहीं आ सकता। आप बिलीव कीजिए कि उन्होंने 3 दफ़ा मुझसे पूछा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा। और फिर जब प्रेसिडेंसी में जब ये अवार्ड दिया गया तो उस वक्त अनाउंस किया गया कि फर्स्ट ब्लाइंड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान है जिनको ये अवार्ड दिया। क्या बात है, क्या बात है सर, हाईली इंस्पिरेशनल। और अब तो आप हमारे भी उस्तादों में शामिल हो गए हैं बिल्कुल। और लेकिन ये है कि हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी और भी उस्तादों की तरह बात करें और जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं उनको कुछ टिप्स दें सहाफ़त के हवाले से। लेकिन मैं चाहूँगी आप ये इशू भी ज़रूर एड्रेस करें कि आजकल लोगों में जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल आइटम है सहाफ़त के हवाले से वो है ऑपेड राइटर्स, यानी कि जो ओपिनियन देते हैं। जाहिर है सहाफ़ी ही ऑपेड राइटिंग करते हैं, तो जो सहाफ़ी ओपिनियन दे रहा है वो वर्सेस वो सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहा है फैक्ट्स पर। तो लोग ये सवाल करते हैं क्या सहाफ़ी ओपिनियन दे सकता है, क्या सहाफ़ी की किसी चीज़ पर राय की अहमियत है और राय देनी चाहिए या नहीं? मैं चाहूँगी ये भी ज़रा आप एड्रेस करें। देखिए, आपने इंतहाई सेंसिटिव यानी नब्ज़ पर हाथ रखा है सहाफ़त की, यानी इसको आप यही कहिए। जो टिप्स हैं इसमें बड़ी वाज़ेह हैं। सबसे पहले ये है कि आप हर जो शख्स है, खा वो जवान हो या एल्डर हो, मेरी उम्र का हो या मेरे से बड़ा भी हो, सीखने का अमल कभी नहीं रोकना चाहिए उसको। ये कभी तय नहीं कर लेना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता चल गया। पहली बात यही कि सीखना शुरू कीजिए। दूसरा ये कि जो नॉर्म्स होती हैं, जो आपकी जो सोसाइटी की नॉर्म्स होती हैं उसको रखा सामने जाता है। रिपोर्टिंग आपने बात की और जो व्यूज़ हैं ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिपोर्टिंग फैक्ट्स की बुनियाद पर की जाती है। आप कहते हैं कि मैं रिपोर्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं जहाँ गया वहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, 4 बंदे खड़े थे, सही है। एक जो था दरख्त था वहाँ पे, ये एक रिपोर्टिंग हो गई, न्यूज़ हो गई। अब आगे आपके व्यूज़ हैं कि वो सारे मिलके क्या कर रहे थे, वो आप अपनी राय दे देंगे। इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। आजकल मैं शायद कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली इसको मिक्स किया जा रहा है और दानिस्ता किया जा रहा है, रिपोर्टिंग को व्यूज़ के साथ मिक्स किया जा रहा है। इसके बाद आप देखिए कि जो हमारे यहाँ एडिटोरियल का एक इंस्टीट्यूशन होता था अखबारात में, चैनल्स में, जो एक एडिटोरियल बोर्ड होता था, एक फ़िल्टर का काम करता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसकी बहुत सी वजूहत है, कंपटीशन भी है, ब्रेकिंग न्यूज़ अमूमन कहा जाता है, लेकिन बहरहाल हमें इसके ऊपर करना है। फिर होता है कौन सी चीज़ हमने देनी है, कौन सी नहीं देनी। इसे सेल्फ सेंसरशिप अमूमन कहा जाता है, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप मैं नहीं कहता, मैं इसे कहता हूँ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ देनी है। सही है। अब इसमें बहुत सी बातें आगे चल के, चूँकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत आम खेल है, ये इतना आम खेल है कि गली मोहल्ले में चाहे एक ज़माने में बंटे खेले जाते थे, उससे ज़्यादा आम खेल जो है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है। और हर बंदा जिसे शायद आप कहिए कि और कुछ भी नहीं पता, उसे पॉलिटिक्स का ज़रूर पता है, तो हर आदमी जो है वो फाइनल ओपिनियन देता है। फाइनल ओपिनियन नहीं होती। जर्नलिस्ट को अपनी ओपिनियन रिपोर्टिंग मुख्तलिफ रखनी चाहिए और उसको अलग-अलग। नंबर 2 जो आखिर में मैं बात करना चाहूँगा इस वाले से, कि जितने हमारे यंग लोग हैं वो पढ़ते नहीं हैं, बहुत पढ़ना चाहिए। यानी आप कहते हैं कि अगर 100 सफ़े पढ़े तब आप एक सफ़ा लिख सकते हैं। ज़रूर पढ़िए, जितने पुराने लोग हैं और आपके हमअसर लोग जो हैं उनको भी पढ़िए, बाइस्ड होकर ना पढ़िए। मैं, आप यकीन कीजिए, जो मेरा मुखालिफ होता है मैं सबसे पहले उसको पढ़ता हूँ। अच्छा। कि उनकी क्या राय है, फिर मैं उन लोगों की पढ़ता हूँ जो मेरे हम ख्याल होते हैं। हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत दिलचस्पी है मुझे हिस्ट्री में जो मुखालिफ चीज़ होती है मैं सबसे पहले उसको पढ़ता हूँ, ताकि आपको एक कंपैरिजन करने में, आपको एक चीज़ असेस करने में, फिल्टर करने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सहाफ़ी हो और उससे कोई नाराज़ ना हो। सहाफ़ियों से, सियासतदानों का या दीगर अरबाब इख्तियार का, इदारों के लोगों का नाराज़गी जो है वो होती है अक्सर, और वो बड़ा अच्छा मज़ेदार सिलसिला उनका चलता रहता है। कभी दोस्त हो जाते हैं, कभी दुश्मन हो जाते हैं। और सहाफ़ी की कोई ऐसी स्टोरी भी ज़रूर होती है ज़िंदगी में जिसको वो कहता है कि भाई ये मेरी जीत थी, या ये मैंने सहाफ़त का अपना मेराज जो है वो मैंने अचीव कर लिया। तो ऐसी कोई स्टोरी है जिसको आप कहें कि वो आपकी जीत थी, या कोई उस पर आपसे बड़ा नाराज़ हो गया हो और फिर जिसने आपको फ़ोन शोन करके कहा कि ये आपने क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया? लगता है कि आपने ना पूरा कोई वो लगा रखा है, टेलीपैथी का काम है कि एक बहुत बड़ा वाक़या था। मैं जर्नलिज़म का स्टूडेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा मीडिया का भी और उस शख्सियत का भी। अच्छा। मैं जर्नलिज़म का स्टूडेंट था और उस 85 के इलेक्शंस थे। वो उस ज़माने में मैं रिपोर्टर था एक अखबार में ना, और मीडिया बहुत बड़ा अखबार है, उसमें रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं जर्नलिज़म का स्टूडेंट भी था उस वक़्त। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मैंने एक दोस्त से मांगी हुई थी। आप हैरान होंगे मैं मोटरसाइकिल कैसे चलाता था, ये उसी हैरानगी का एक और पार्ट भी है। खैर, मतलब मैं उसको कभी कभार वो चला के आ गया। तो वो हुआ ये कि एक बहुत बड़ी खातून थी, एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी,
तो वो इलेक्शन लड़ रही थी और वो हमारी ड्यूटी ये लगी कि आपने सुबह से शाम तक एक कैंडिडेट के साथ रहना। लाहौर की बात कर रहा हूँ। सही है। तो मैं उनके साथ सुबह बैठ गया उनकी गाड़ी में और सारा किया। एक जगह पर हम गए, महमूद अली साहब हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हीरो रह चुके हैं जिन्होंने सेक्रीफाई किया था अपना बांग्लादेश ना जाना और पाकिस्तान में उन्होंने स्टे किया था फैमिली के साथ। वो भी इलेक्शन उस ज़माने में लड़ रहे थे। तो वो जो खातून थी वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी, उन्होंने कुछ कमेंट पास किए जो अच्छे नहीं थे, नाज़ेबा थे। और उन महमूद अली साहब के मैंने आके मतलब वो मैंने उनसे कहा कि जी आपने किए हैं। मैंने ऑनेस्ट उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल आप लिखें। मैंने उनसे इजाज़त ली पहले, अगर मैंने रिपोर्ट स्टोरी फाइल कर दी, अगले दिन वो अखबार में छप गई। और जब छप गई तो अब मुझे नहीं पता, मुझे कॉल आई मेरे आप चीफ़ एडिटर कहिए या अखबार के मालिक की, तो मुझे कॉल आई। उस ज़माने में मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल का फ़ोन होता था, मोबाइल तो थे ही नहीं उस वक्त, शायद अमेरिका में हूँ, पाकिस्तान में नहीं थे। तो बहरहाल मुझे बुलाया गया और अब मैं थर थर काँप रहा था कि जनाब तो उन्होंने मुझे बाहर जिस तरह वो स्टाफ बैठा और उन्होंने कहा जी कि बस आपको चीफ़ ने बुला लिया है और आपकी कुछ शिकायत आई है, फ़लाँ आया। तो मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि जी फ़लाँ उन्होंने आपने वो फ़लाँ स्टोरी दी है। मैंने कहा जी दी है। तो कहते आपने क्या उसको चेक किया था? मैंने कहा जी मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने ये कहा था और फिर मैंने इसको रिपोर्ट करते हुए उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था आप कर दें, लिख दें बेशक ये बात। तो कहते जी उनका आज मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा जी कि इस शख्स को मैं ये कोट अनकोट है और ये बेशक मजाक की बात होगी या सरसरी बात, उन्होंने कहा जी मैं इसको अपनी गाड़ी के नीचे दे दूंगी किसने जो मुझे दी। तो अब मेरा थर थर कांपना ख़त्म नहीं है क्योंकि इसके बाद मुझे पता था कि मैं फ़ायर कर दिया जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे ओनर ने, कि शाबाश, उठ के कहा कि जाएं, स्टोरी बिल्कुल सही लिखें, ऑनेस्टी से लिखें, जब आप समझ लें कि सही है तो ज़रूर फाइल करें। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है कि उस ज़माने में जो एडिटर्स होते थे वो भी बैकअप देते थे अगर आप सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या बात सर, वाह क्या बात है। वाकई देखिए असल जर्नलिज़म यही है कि आपने सच लिखना है और जर्नलिज़म के तकाज़ों को पूरा करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरदार साहब, आपका वक्त दिया आपने, बहुत सारी चीज़ें आपने सिखाई हमें, बताई और इंस्पिरेशन जी। और जर्नलिस्ट जितने भी हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस सेगमेंट से। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं और आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।